तो भाई आज हम आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी गद्य उद्भव और विकास, हिंदी खा भी आप बोल सकते हो, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाला हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के पास होता है, किसी को 3rd सेमेस्टर में मिलता है, किसी को 4th सेमेस्टर में मिलता है। मैं गारंटी देता हूं भाई, अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोग को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। लेटेस्ट सिलेबस जो है आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यही सारा जो है आप लोग का लेटेस्ट सिलेबस है, जिसमें आप लोगों की जो है 4 यूनिट दी गई हैं और 7 चैप्टर जो है दिए गए हैं। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करा है, जिसमें आप लोगों का 95% सिलेबस भी जो है कवर अप हो जाता है। जो 5% सिलेबस छोड़ा है वो वाला छोड़ा है, जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। यही सब जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम एक क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक हम एक परफेक्ट आंसर भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे आखिर पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि हिंदी कहानी के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारी हिंदी कहानी है उसका जो विकास है वो किन किन चरणों में हुआ। तो यहाँ पर आपको विकास के चरणों के बारे में बताना है कि कौन कौन से युग में किस किस तरीके से हिंदी कहानी का विकास हुआ। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कहानी पर टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट, प्रेमचंदोत्तर कहानी हमारी वे है जो कि हमारे प्रेमचंद के समय में लिखी गई थी, तो इसीलिए हम इनको प्रेमचंदोत्तर कहानी कहते हैं। तो इन पर भी हमें टिप्पणी लिखनी है। तो ओवरऑल इस आंसर में हमें हिंदी कहानी का विकास और प्रेमचंदोत्तर कहानी पर टिप्पणी लिखनी है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हिंदी कहानी है वो आखिर है क्या। तो स्टूडेंट, हिंदी कहानी हमारी एक ऐसी विधा है, यानी कि एक ऐसे तरीका है जिसमें कि हम किसी जीवन की एक घटना, अनुभव, समस्या या भाव को सीमित आकार में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी घटना हुई, कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो कि आपके याद हो, तो उसी को जब आप बताते हो तो वही आपका हिंदी कहानी हो गई। तो इसका जो विकास है वो हमारे समय के और समाज के साथ साथ होता आया है। तो जो हमारा प्रेमचंद के बाद कहानी थी उसमें नए विषय, नई संवेदनाएं और नई शिल्पगत विशेषताएं आ गई, और यही जो हमारा समय था इसी को हम कहते हैं प्रेमचंदोत्तर कहानी का युग। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी कहानी क्या है और प्रेमचंदोत्तर कहानी क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे हिंदी कहानी के विकास को लेकर। तो स्टूडेंट, जो हमारा हिंदी कहानी का विकास है वो हमारा अलग अलग चरणों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रारंभिक विकास, तो सबसे पहले हिंदी कहानी की जो शुरुआत थी वो हमारे आधुनिक हिंदी गद्य के विकास के साथ। यानी कि उस समय की जो कहानी थी उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था लोगों को खुश करना, उनका मनोरंजन करना और साथ साथ उन्हें एक अच्छी शिक्षा देना। यानी कि यहाँ पर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो था लोगों को हंसी मजाक के साथ एक अच्छी शिक्षा देना। तो भाई इसीलिए उन कहानी में जो कल्पना रहती है वो हमारी बहुत ही ज्यादा रहती थी, और इसी के साथ साथ उस समय पर जो हमारी वास्तविक जीवन की समस्याएं थी उन पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था। जैसे कि आप देखें, जो आपकी दादा नानी की कहानियां हो गई, जिनके अंत में कुछ ना कुछ आपको अच्छी सीख जरूर मिलती है। तो यही हमारे हिंदी कहानी के विकास का प्रारंभिक अवस्था थी। इसके बाद आए हमारे भारतेंदु जी। तो भारतेंदु जी के आने से हमारा भारतेंदु युग आया। तो भाई इस समय हिंदी कहानी का जो विकास था वो तेजी से होने लगा, और जो कहानी थी उसको एक नई दिशा मिल गई थी। तो अब जो हमारी कहानियां थी उनमें क्या क्या आ गया, तो भाई उनमें समाज सुधार, देशभक्ति, लोगों को जागरूक करने वाली बात, यानी कि जो राष्ट्रीय चेतना के विषय होते हैं वे सब अब शामिल हो गए। तो भाई पहले से जो अधिक भाषा थी वो हमारी और ज्यादा आसान हो गई थी। यानी कि प्रारंभिक विकास में जो हमारी भाषा थी वो तो थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन जो भारतेंदु युग का समय था उसमें जो भाषा थी वो थोड़ी आसान हो गई थी और प्रभावशाली हो गई थी। तो अब जो कहानी थी वो केवल कल्पना तक ही नहीं रहती, बल्कि समाज की जो हमारी सच्चाइयां है उनको भी दिखाती है। जैसे कि आप देखें, अगर समाज में बाल विवाह जैसी बुराई थी तो लेखक उस पर कहानी लिखकर लोगों को जागरूक करते थे। तो इसी युग ने हमारे आगे के विकास की जो आधारशिला थी वो भी रखी। नेक्स्ट जो पॉइंट आया हमारा वो आया द्विवेदी युग का विकास। तो भाई सबसे पहले तो प्रारंभिक विकास हुआ, उसके बाद भारतेंदु युग आया, और भारतेंदु युग के बाद आया हमारा द्विवेदी युग। तो इसमें जो कहानियां थी वे और ज्यादा परिपक्व हो गई थी। यानी कि इस समय की जो कहानियां थी उनमें समाज सुधार, नैतिक शिक्षा
नैतिक शिक्षा में जैसे कि आप देख सकते हैं सत्य की बात करते थे या झूठ बोलना पाप है ये सभी सिखाते थे। यानी कि ओवरऑल एक जो आदर्श जीवन था उस पर इसमें ध्यान दिया जाता था। और यहाँ की जो भाषा थी वो भी हमारी शुद्ध और गंभीर हो गई थी। इसी के साथ साथ कहानियों का जो क्रम था वो पहले की तुलना में और ज्यादा व्यवस्थित हो गया था। तो इसी युग में हिंदी कहानी को साहित्य में सम्मान, जिसे हम साहित्यिक प्रतिष्ठा भी कहते हैं, वो भी मिलने लगी। तो जैसे कि आप देखें इस समय की जो कहानियां थी वे ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्य निभाने वाले पात्रों की कहानियां थी। इसके बाद आया हमारा प्रेमचंद युग। तो भाई प्रेमचंद युग में क्या था, इसमें जो कहानियां थी उनको एक नई पहचान मिली। यानी कि प्रेमचंद युग जो था वो हमारे कहानी का स्वर्ण काल भी माना जाता है, क्योंकि भाई ऐसा पहली बार हुआ था जब कहानियों में किसान, मजदूर और जो महिला थे उनके वास्तविक जीवन को दिखाया गया था। तो जो हमारे प्रेमचंद जी थे उनकी कहानियों में समाज की सच्चाई, मानवीय संवेदना ये सभी देखने को मिलता था और ये हमारे सामान्य जीवन से बहुत ही ज्यादा लगाव रखती थी, क्योंकि भाई इसकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल थी। इसी वजह से हर व्यक्ति उनकी कहानियों को आसानी से समझ सकता था। जैसे कि आप देखें जो हमारे प्रेमचंद जी की कहानी है, जैसे कि नमक का दरोगा हो गई या ईदगाह हो गई या पुस की रात हो गई, तो ये सभी कहानियां हमारी इस समय पर बनी। तो इसी वजह से उन्हें हिंदी कहानी का महान शिल्पी भी माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो आया प्रेमचंदोत्तर युग की शुरुआत को लेकर। तो भाई जब हमारे प्रेमचंद जी चले गए तो उसके बाद हमारी जो कहानी का स्वरूप था वो भी बदलने लगा था। यानी कि अब जो कहानी थी वो केवल समाज की समस्याओं पर ही नहीं रही, बल्कि व्यक्ति के मन में जो चल रहे विचार हो गए या भावना हो गई, इन पर भी लिखे जाने लगे। तो पात्रों के अंदर की दुनिया को अधिक महत्व मिलने लगा, जिससे कि जो कहानी थी वो पहले से और ज्यादा व्यापक और ज्यादा गहरी हो गई थी। तो भाई इससे जो हिंदी कहानी का दायरा था वो और ज्यादा बड़ा हो गया था। तो जैसे कि आप देखें बाहर से खुश दिखाई देने वाला व्यक्ति अंदर से कितना दुखी है, ये भी हमारा कहानी का एक विषय बनने लगा था। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है नई कहानी आंदोलन को लेकर। तो भाई जब हमारा देश आजाद हो गया तो उस समय पर हमारा नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ। तो ये हमारा वो दौर था जिसमें कहानियों में अकेलापन, बेरोजगारी, टूटते परिवार, यानी कि जो भी हमारे समाज के जीवन की समस्याएं थी वे सब इसमें दिखाई जाने लगी। तो कहानी इससे और ज्यादा यथार्थवादी और ज्यादा मनोवैज्ञानिक बन गई। तो लेखक ने आधुनिक जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही सच्चाई से प्रस्तुत किया। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, नौकरी न मिलने की परेशानी, परिवार में दूरियां और शहर की भागदौड़ जैसी समस्याएं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को इन कहानियों में प्रमुख विषय बनाया गया। तो इससे ही हमारे आधुनिक जीवन की जो जटिलताएं थी उनका प्रभावशाली चित्रण भी हमें नई कहानी में देखने को मिलता है। तो यही थे स्टूडेंट हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने हिंदी कहानी का विकास समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्रेमचंदोत्तर कहानी पर टिप्पणी को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है नई संवेदनाओं के विकास को लेकर। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जो प्रेमचंदोत्तर कहानी थी वे कौन सी थी। तो भाई प्रेमचंद का जो युग था वो तो हमारा प्रेमचंद युग कहलाता था, लेकिन इनके बाद का जो युग है वो हमारा प्रेमचंदोत्तर युग कहा जाता है। यानी कि प्रेमचंद जी के बाद जो हमारी कहानियां बनी उनको हम प्रेमचंदोत्तर कहानी कहते हैं। तो भाई इस समय पर कहानी के लिखने का जो तरीका था वो बदल गया था। यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो लेखक होता था वो समाज की घटनाओं पर लिखता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो मनुष्य की भावनाएं आ गई, यानी कि उसके अंदर क्या फीलिंग है, उसके सुख दुख, उसके गुस्सा, उसका रोना, उसकी हंसी, तो ये सभी इंसान में के मन में जो चल रही भावनाएं होती थी, जो मानसिक संघर्ष होते थे, उनको भी अब दिखाया जाने लगा। यानी कि अब जो कहानी थी वो केवल बाहरी दुनिया की ही नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर की खुद को समझने वाली भी बनने लगी। तो यही कारण था कि जो हमारी कहानी थी वो और ज्यादा संवेदनशील बन गई और यही इसकी प्रमुख विशेषता थी। जैसे कि आप देखें, मान लो कोई व्यक्ति बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है, तो ऐसी भावनाओं को भी हमारी कहानियों में दिखाया जाने लगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा वो आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर। तो भाई इस समय के जो कहानीकार थे उन्होंने पात्रों के मन की गहराई को समझने की कोशिश करी। यानी कि उन्होंने पात्रों के विचार, उनके उलझन, उनके अकेलापन, इन सभी को मुख्य विषय बनाया। तो भाई इसका बेनिफिट क्या हुआ, इससे हमें ऐसा लगता था जब भी हम इसको पढ़ते थे, कोई भी व्यक्ति जिस कहानी को पढ़ता था तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो खुद उसी पात्र की भावनाओं को समझ रहे हैं। तो जैसे कि आप देखिए, परीक्षा में बार बार असफल होने वाला छात्र बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन उसके मन में डर और निराशा होती है। तो ऐसी मानसिक स्थिति को भी हमारी कहानी में दिखाया गया है। यानी कि यही कारण था कि जो पाठक थे वे पात्रों से भावनात्मक रूप से भी
जुड़ने लगे थे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है सामाजिक यथार्थ के नए रूप को लेकर। तो भाई जो हमारा प्रेमचंदोत्तर कहानी थी उसमें हमारे समाज की बदलती हुई समस्याओं को दिखाया गया। तो जैसे कि आप देखें, बेरोजगारी हो गई या शहरी जीवन हो गई, तो भाई ये हमारे मुख्य विषय बन गए थे प्रेमचंदोत्तर कहानी के। तो भाई जो लेखक न था, उन्होंने इन्हीं समस्याओं को बिना किसी बनावटी आदर्श के जैसा समाज था वैसे ही दिखाया, यानी कि समाज में जो सब चल रहा था वही समय हमारे प्रेमचंद जी ने दिखाया। तो भाई जैसे कि आप देखें, नौकरी न मिलने से परेशान युवा या परिवार में बढ़ती दूरियां, तो इससे जो कहानी थी वो और ज्यादा यथार्थवादी भी बन गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है शिल्प और भाषा में नवीनता को लेकर। तो भाई यहाँ की जो भाषा थी, इन कहानियों की जो भाषा थी वो बहुत ही सरल थी, यानी कि सरल भी थी और बोलचाल वाली भी थी। और लेखक केवल घटनाएं नहीं बताते थे, बल्कि पात्रों की जो मन की स्थिति होती थी, यानी कि वे कैसे सोच रहे हैं, उनके मन में क्या भाव है, वहाँ का वातावरण कहता है, और प्रतीक का उपयोग करने लगे, जिससे कि कहानी पढ़ने में और ज्यादा प्रभावशाली लगने लगी और ज्यादा आधुनिक रूप में भी आ गई थी। तो जैसे कि आप देखें, बारिश का जो दृश्य है वो केवल मौसम ही नहीं है, बल्कि वो किसी पात्र के दुख का प्रतीक भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है मध्यम वर्गीय जीवन के चित्रण को लेकर। तो भाई इस समय की जो कहानी थी उनमें सबसे अधिक मध्यम वर्गों के जो जीवन थे उनको दिखाया गया, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनके जीवन को दिखाया गया। तो भाई आप सभी जानते हैं कि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि नौकरी की चिंता हो गई या कोई पारिवारिक तनाव हो गया, ये रोजमर्रा के संघर्ष की कहानी हो गई। तो इन सभी विषय को हमारे इस समय पर रखा गया। तो भाई इससे आम लोगों को लगा कि जो कहानी थी वे उनके अपने ही जीवन की बात कर रही है, यानी कि लोगों के जो जीवन में समस्याएं आती थी उन सभी समस्याओं को यहाँ पर दिखाया गया। तो जैसे कि आप देखिए, कम वेतन में पूरे परिवार का खर्च चलाने वाला व्यक्ति हो गया, तो उसका जो जीवन था वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता था। तो इन्हीं सभी पात्रों को हमारे इन कहानियों में दिखाया जाता था। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है प्रमुख कहानीकारों के योगदान को लेकर। तो भाई जब हमारे प्रेमचंद जी चले गए तो उनके बाद हमारे बहुत सारे ऐसे कहानीकार आए जिन्होंने हमारी हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी। तो इनमें से मैं आपको 6 से 8 के कुछ नाम बताऊंगा, उनमें से अगर आप 3 से 4 भी याद कर लोगे तो भी चलेगा। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, जैसे कि आपके जैनेन्द्र कुमार हो गई, आज्ञा हो गई, मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है, निर्मल वर्मा है, मन्नू भंडारी है, भीष्म साहनी है। तो ये सभी हमारे प्रेमचंदोत्तर कहानी के कहानीकार थे। तो भाई इन सभी ने नई विषय, नई भाषा और नई लेखन शैली का यूज किया। तो इसी वजह से जो हमारी प्रेमचंदोत्तर कहानी थी वे और ज्यादा समृद्ध और ज्यादा आधुनिक भी बन गई थी। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने प्रेमचंदोत्तर कहानी पर टिप्पणी समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो स्टूडेंट आपको अपने आंसर के एंड में इसी तरीके से एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है। तो जब तक आप इस तरीके का एक कंक्लूजन ऐड नहीं करोगे तब तक आपका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आखिर स्टूडेंट हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि आकाशदीप कहानी के मूल में चंपा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चरित्र चित्रण का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जो भी हमारा पात्र है उसके चरित्र यानी कि उसके कैरेक्टर की विशेषताएं आपको बतानी होती है। इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा कर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको मूल संवेदना के बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो मूल संवेदना होती है उसका अर्थ आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट जो मूल संवेदना होती है उसका मतलब होता है किसी कहानी का सबसे मुख्य विचार या कोई भी भावना जिसके आधार पर पूरी कहानी हमारी आगे बढ़ती है, यानी कि आपका वो केंद्रीय भावना जिसके आधार पर हमारी पूरी कहानी चल रही है। तो ये आपका कोई खुशी भी हो सकती है, कोई दुख भी हो सकता है, या कोई भी आपकी भावना हो सकती है, कोई भी विचार हो सकता है। यहीं पर अगर हम बात करें चरित्र चित्रण की, तो भाई चरित्र चित्रण का मतलब होता है किसी पात्र के स्वभाव, गुण, व्यवहार और उसके कार्यों के बारे में बताना। तो भाई जो हमारी आकाशदीप कहानी है ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की है। तो इस कहानी में जो चंपा है वो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। तो लेखक ने चंपा के माध्यम से यहाँ पर यह बताया है कि इंसान के जीवन में प्रेम, त्याग, कर्तव्य, मानवता और आत्मसम्मान कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाई चंपा जो थी वो पहले अपने सुख से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचती थी। तो भाई इसी वजह से जो चंपा है वो केवल एक पात्र ही नहीं थी
बल्कि एक आदर्श नारी का प्रतीक भी बन जाती है। तो इसी कहानी का मूल संदेश भी यही है कि भाई जो चंपा है वो हमारी हमेशा दूसरों के सुख के बारे में सोचती थी, तो मनुष्य को भी हमेशा दूसरों के सुख के बारे में सोचना चाहिए। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, जिसमें हमने समझा मूल संवेदना क्या होता है, चरित्र चित्रण क्या होता है और आकाशदीप कहानी किस पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना को लेकर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है त्याग और बलिदान की भावना। तो भाई इस कहानी की सबसे बड़ी जो भावना है वो हमारी दो चीजों पर आधारित है, सबसे पहला त्याग और दूसरा बलिदान। तो जो चंपा थी वो हमेशा अपने सुख से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचती थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो एक खुशहाल परिवार से थी, उसके जीवन में भी कई कठिन परिस्थितियां आती थी, लेकिन वह कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती थी। वो जब भी किसी की मदद करती थी तो बिना किसी स्वार्थ यानी कि निस्वार्थ भाव से करती थी। तो भाई इसीलिए लेखक बताना चाहते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो कि अपने फायदे से पहले दूसरों का भला सोचता है। तो भाई जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती है, उसी तरह चंपा भी अपना सुख छोड़कर दूसरों का भला करती है। तो यही हमारे कहानी का प्रमुख भाव था। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है प्रेम की पवित्रता को लेकर। तो भाई इस कहानी में जो प्रेम है वो केवल एक आकर्षण ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो प्रेम है उसको विश्वास, सम्मान और समर्पण के रूप में दिखाया गया है। तो चंपा का जो प्रेम था वो बिल्कुल स्वार्थ रहित था, यानी कि उसको किसी से भी कोई भी फायदा नहीं चाहिए था। तो वो अपने प्रेम में कभी भी लालच या किसी भी तरीके का कोई भी दिखावा नहीं करती थी। तो लेखक बताना चाहता है कि सच्चा प्रेम हमारा वही होता है जिसमें कि त्याग भी हो और विश्वास भी हो। तो लेखक ने प्रेम को ही मानव जीवन का श्रेष्ठ गुण बताया। तो जैसे कि आप देखें, अगर हम किसी की केवल खुशी चाहते हैं, चाहे हमें कोई लाभ न मिले, तो वही हमारा सच्चा प्रेम कहलाता है। तो यही हमारी कहानी की भावनात्मक शक्ति भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मानवता और करुणा को लेकर। तो भाई जो कहानी है इसमें इंसानियत और दया की भावना को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तो चंपा जो थी वो दूसरे के दुख को अपना दुख समझती थी। तो आज के समय में इसका उल्टा होता है, अगर कोई व्यक्ति खुश है तो दूसरा व्यक्ति उसे देखकर दुखी होता है, लेकिन चंपा बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। चंपा दूसरे के दुख को अपना दुख समझती थी। तो भाई वो चाहती थी कि वो हर व्यक्ति की कोशिश कर सके, उनकी मदद कर सके। और लेखक का कहना है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान जो है वो उसकी मानवता होती है, यानी कि वही उसके जीवन का सर्वोच्च मूल्य होता है। जैसे कि आप देखें, सड़क पर किसी घायल व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना मानवता का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसी वजह से जो हमारी कहानी है वो और ज्यादा प्रभावशाली भी बन जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है कर्तव्य निष्ठा के आदर्श को लेकर। तो भाई इस कहानी का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि इंसान को हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटीज है उसको निभाना चाहिए। तो जो चंपा थी वो क्या करती थी, वो अपने निजी दुख और भावनाओं से ऊपर उठकर अपना जो कर्तव्य था उसको पूरा करती थी। तो यही कारण था कि वो एक आदर्श पात्र भी बन जाती है। तो वो अपनी निजी भावनाओं से ज्यादा अपने कर्तव्यों पर ध्यान देती थी। तो जैसे कि एक डॉक्टर अपने परिवार की चिंता होने के बाद भी मरीजों का इलाज करता है, क्योंकि वही उसका कर्तव्य है। तो यही हमारे कहानी का एक प्रेरणादायक पक्ष भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है नारी की गरिमा और आत्मसम्मान को लेकर। तो भाई लेखक ने चंपा को केवल भावुक ही नहीं दिखाया, बल्कि एक आत्मसम्मानी और मजबूत महिला के रूप में दिखाया। यानी कि वो क्या थी, वो अपने आत्मसम्मान के, अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसके सामने कभी भी किसी भी तरीके का समझौता नहीं करती थी। तो भाई वह किसी भी परिस्थिति में अपने सम्मान से समझौता नहीं करती और वो अपने आदर्शों पर हमेशा कायम रहती थी। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करने के लिए दबाव डाले और फिर भी हम मना कर दे, तो ये हमारा आत्मसम्मान कहलाता है। तो चंपा भी ऐसे ही करती थी। तो यही कारण था कि इससे नारी के जो उच्च आदर्श की स्थापना है वो हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आदर्शवाद और जीवन मूल्य को लेकर। तो भाई ये जो कहानी है इसमें लेखक ने बताया कि सत्य, प्रेम, सेवा, ये जो गुण है यही हमारे जीवन को महान बनाते हैं। तो अगर हर व्यक्ति इन्हीं मूल्यों को अपनाएगा तभी हमारा समाज बेहतर बन सकेगा। तो कहानी के सभी पात्र इन्हीं अच्छे मूल्यों का महत्व बताते हैं। तो भाई उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि किसी जरूरतमंद की बिना किसी लालच के मदद करना सेवा और आदर्श जीवन मूल्य का उदाहरण है। तो यही हमारे कहानी के नैतिक पक्ष को भी मजबूत करता है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है तो आता है आकाशदीप कहानी में चंपा का चरित्र चित्रण। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि जो चंपा थी
उसका स्वभाव कैसा था। तो भाई सबसे पहले जो विशेषता आती है वो आती है त्यागमयी नारी के रूप में। यानी कि जो चंपा थी वो हमारी एक ऐसी नारी थी जो कि हमेशा अपने सुख से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचती थी। यानी कि वो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई करती थी, और जो ये भलाई करती थी वो निस्वार्थ करती थी। यानी कि उसे किसी भी तरीके का कोई भी लालच नहीं होता था। तो उसके हर डिसीजन में त्याग और समर्पण हमें देखने को मिलता है। इसीलिए चंपा को त्याग की मूर्ति भी कहा गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। तो जैसे कि एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ देती है, उसी तरह चंपा भी अपने सुख का त्याग करके दूसरों का भला करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है कर्तव्य परायण व्यक्तित्व को लेकर। तो भाई जो चंपा थी वो अपने हर कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाती थी। तो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती थी। तो यही गुण उसे एक आदर्श महिला भी बनाता है। तो इसी वजह से वो पाठकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन जाती है। तो जैसे कि एक सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी देश की सेवा करता है, उसी तरह चंपा भी हर परिस्थिति में अपना जो कर्तव्य था उसको निभाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय को लेकर। तो भाई जो चंपा थी वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे अधिक महत्व देती थी। यानी कि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उससे ऊपर उससे कुछ नहीं था। तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो अपने सम्मान से, अपनी रिस्पेक्ट से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करती थी। तो वो जो भी डिसीजन लेती थी उस पर ही मजबूती से बनी रहती थी। तो यही उसका दृढ़ व्यक्तित्व भी दिखाता है। तो भाई जैसे कि आप देखें, अगर किसी को गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाए और वो फिर भी मना कर दे, तो ये हमारे आत्मसम्मान और दृढ़ निश्चय का उदाहरण है। तो चंपा भी हमारी ऐसी, तो यही गुण उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है संवेदनशील एवं करुणामय को लेकर। तो भाई चंपा का जो दिल था वो बहुत ही दयालु था। यानी कि वो दूसरों के प्रति हमेशा दया की भावना रखती थी। वो दूसरों के दुख को हमेशा अपना दुख समझती थी और हमेशा उनके मदद करने की कोशिश करती थी। और ये जो मदद होती थी ये होती थी बिना किसी लालच के। तो भाई उसकी जो करुणा और संवेदनशीलता है वही उसके चरित्र को एक महान भी बना देती है। तो जैसे कि आप देखें, रास्ते में किसी घायल व्यक्ति को देखकर तुरंत उसकी मदद करना, ये हमारी करुणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यही सारी चीज हमारी चंपा में भी थी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आदर्श प्रेमिका को लेकर। तो भाई चंपा का जो प्रेम था वो बहुत ही सच्चा था और बहुत ही पवित्र था और बिना किसी लालच के था। यानी कि उसका जो प्रेम था उसे अपने प्रेम में किसी भी तरीके का कोई भी लालच नहीं था। तो वे प्रेम को केवल अपनी खुशी का साधन ही नहीं मानती थी, बल्कि विश्वास, त्याग और समर्पण का प्रतीक भी मानती थी। तो इसी वजह से उसका जो प्रेम था वो बहुत ही ऊंचे नैतिक मूल्यों पर आधारित था। तो जैसे कि आप देखिए, सच्चा प्रेम हमारा वही होता है जिसमें कि अपने फायदे से पहले सामने वाले की खुशी देखी जाए, और यही बात हमारे चंपा में भी थी और यही उसकी सबसे अलग पहचान थी। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है साहसी और धैर्यवान को लेकर। तो भाई जो चंपा थी वो हमारी कठिन परिस्थितियों में भी घबराती नहीं थी। तो वो हर सिचुएशन को साहस और धैर्य के साथ सामना करती थी, और अगर कोई मुश्किल समय भी आ जाता था तो उसमें भी उसका जो कॉन्फिडेंस था वो उसको कमजोर नहीं होने देती थी। तो यही गुण था जिस वजह से हम चंपा को एक मजबूत महिला के रूप में भी देखते हैं। तो जैसे कि आप देखें, अगर कोई विद्यार्थी कई बार असफल होने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसी तरीके से चंपा भी कठिनाइयों में हिम्मत नहीं हारती। तो उसका जो धैर्य था वो हमारे पाठकों को प्रेरणा देता है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने आकाशदीप कहानी में चंपा का चरित्र चित्रण देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, ये एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा कंक्लूजन जरूर ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट हमारा आंसर नंबर 2। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि परिंदे कहानी का सार लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है और जो हमारा इसका मुख्य पात्र है वो क्या है और वो हमारे जीवन में क्या क्या करती है। तो पूरे कहानी का जो सार है उसकी जो समरी है वो आपको बता देनी है। इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि परिंदे कहानी के आधार पर लतिका की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो लतिका थी उसका व्यवहार कैसा था, उसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसी के बारे में हमें बताना है। तो ओवरऑल इस आंसर में हमें परिंदे कहानी का सार और लतिका के चरित्र चित्रण के बारे में
लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो कहानी का सार होता है इसका मतलब आखिर होता क्या है। तो भाई जब भी आपसे कहानी का सार पूछा जाए तो आप समझिएगा इसमें आपको पूरी कहानी की जो भी मुख्य घटनाएं हैं, मुख्य विचार है और जो मुख्य संदेश है उनको बहुत ही कम शब्दों में लेकिन सही क्रम में समझाना है। यानी कि जिस तरीके से आप अपने आंसर का कंक्लूजन लिखते हैं इसी तरीके से आपको पूरी कहानी का कंक्लूजन लिख देना है। तो उसका जो सार है वो आपको लिख देना है। और अगर आप बात करें चरित्र चित्रण की, तो चरित्र चित्रण के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपको किसी भी पात्र का स्वभाव कैसा है, उसके अंदर क्या गुण है, उसका व्यवहार कैसा है और उसकी सोच कैसी है, इन सभी के बारे में बताना होता है। तो भाई जो हमारी परिंदे कहानी है ये हमारे आधुनिक जीवन के अकेलेपन, अधूरे प्रेम, पुरानी यादें, इन सभी को दिखाती है। तो इसमें जो मुख्य पात्र है वो है हमारी लतिका। तो लतिका जो है वो बाहर से तो सामान्य दिखाई देती है लेकिन उसके मन में बहुत सारे दुख दर्द होते हैं। तो लेखक लतिका के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश करता है कि आज के समय में भी जो इंसान है वो लोगों के बीच में रहकर भी अकेला महसूस करता है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश स्टूडेंट यही है कि जीवन में जो धन या सुविधाएं होती है वे जरूरी नहीं होती, बल्कि जो जरूरी होती है वो होती है प्रेम, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव। तो भाई इसी वजह से पूरी कहानी का जो केंद्र है वो हमारे लतिका के रूप में देखा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय जिसमें हमने समझा कि कहानी का सार क्या होता है, चरित्र चित्रण क्या होता है और परिंदे कहानी किस विषय पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे परिंदे कहानी के सार को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कहानी की पृष्ठभूमि। तो भाई ये जो कहानी है इसका जो वातावरण है वो बहुत ही शांत, भावुक और अकेलेपन से भरा हुआ है। यानी कि यहाँ पर लेखक ने एक ऐसा माहौल दिखाया है जहाँ पर हर पात्र अपने बीते हुए समय और जो वर्तमान समय है इनके बीच में उलझा हुआ है। तो पूरी कहानी का जो वातावरण है वो हमें यही महसूस कराता है, यही फील कराता है कि जो पात्र है वे अपने मन की बातें किसी से नहीं कह पाते। तो भाई यही वातावरण हमारी कहानी को और ज्यादा भावनात्मक भी बना देता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुराने घर में जाकर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है तो उसी तरीके से इस कहानी के पात्र भी अपनी यादों में जीते रहते हैं। तो यहीं से हमारी जो कहानी की शुरुआत है वो देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लतिका के अकेलेपन को लेकर। तो भाई जो लतिका थी वो हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर थी। यानी कि लतिका के साथ क्या सीन था, लतिका के साथ ये सीन था कि उसका जो पुराना जीवन और याद थी वो उसको भुला नहीं पा रही थी। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जिनको हम कभी भुला नहीं पाते। तो ऐसा ही हमारे लतिका के साथ भी था। तो बाहर से तो लतिका बहुत सामान्य दिखती थी लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तो उसके मन में एक खालीपन था जो कि उसे हमेशा परेशान करता रहता था। तो यही अकेलापन हमारी पूरी कहानी का बड़ा भाव है। तो भाई जैसे कि आप देखें कई लोग सोशल मीडिया पर खुश दिखाई देते हैं लेकिन असल जीवन में बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। तो लतिका की जो स्थिति थी वो भी कुछ इसी तरीके से थी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा वो आता है स्मृतियों के प्रभाव को लेकर। स्मृति मतलब की यादें। तो स्टूडेंट जो लतिका थी वो बार बार अपने पुराने दिन और अपने पुराने रिश्ते को याद करती रहती थी। तो वे चाहकर भी अपने अतीत को नहीं भूल पाती थी। यानी कि उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिनको वो कभी भूल नहीं सकती थी। तो वो चाहती थी कि वो भूल जाए लेकिन वो भूल नहीं पाती थी। तो उसकी जो पुरानी यादें थी उसकी वजह से उसका जो वर्तमान जीवन था वो प्रभावित हो रहा था। तो भाई आपने भी देखा होगा जब आप अपने पास्ट के बारे में देखते हैं तो आप अपना जो फ्यूचर और प्रेजेंट है उसको खराब कर रहे होते हैं। तो भाई इसी वजह से जो लेखक है वो बताना चाहता है कि कई बार जो बीती हुई यादें होती है वो हमारे इंसान के वर्तमान को बदल सकती है। तो लेखक ने इसी मामरिक चित्रण को दिखाया है। तो भाई जैसे कि किसी पुराने दोस्त की याद आने पर इंसान अचानक भावुक हो जाता है उसी तरीके से लतिका भी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा वो आता है मानवीय संबंधों की जटिलता को लेकर। तो भाई ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि आज के समय के जो रिश्ते हैं वे पहले की जैसे सरल नहीं है। तो जो लोग हैं वे एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी भी अपनी मन की बातें खुलकर नहीं कर पाते। यानी कि इसी वजह से जो हमारे लोगों के बीच में दूरियां और जो मानसिक तनाव है वो उत्पन्न हो जाता है। तो यही हमारी कहानी का एक यथार्थवादी पक्ष भी है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कई बार परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हैं फिर भी एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते। तो यही स्थिति हमारी इस कहानी में भी दिखाई गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है परिंदे शीर्षक का प्रतीकात्मक अर्थ। तो भाई यहाँ पर जो परिंदे हैं वो केवल पक्षियों के बारे में नहीं बताता बल्कि यहाँ पर परिंदे से जो प्रतीक है वो होता है किसी की स्वतंत्रता, किसी की उम्मीद
और किसी की उड़ान और किसी की जीवन की यात्रा का प्रतीक। तो भाई जैसे कि एक पक्षी हमेशा एक जगह हमेशा नहीं रहता, वैसे ही इंसान का जो जीवन और उसके रिश्ते हैं वे भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो भाई लेखक यहाँ पर यही बताता है कि इंसान का जीवन भी जो परिंदों की तरह कभी भी स्थिर नहीं रहता, लेकिन कई बार वो भी अकेलापन महसूस करता है। तो लेखक ने इसी प्रतीक के माध्यम से जीवन के जो गहरे सत्य है उनको हमारे सामने रखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है कहानी के संदेश को लेकर, यानी कि इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं वे। तो भाई लेखक यहाँ पर ये संदेश देना चाहता है कि केवल जो हमारा पैसा, जो नौकरी और जो सुविधाएं है उनसे हमारा जीवन खुशहाल नहीं बनता। तो खुशहाल जीवन के लिए इंसान को एक अच्छा प्रेम, एक विश्वास, एक अपनापन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर ये चीजें नहीं होगी तो जो जीवन है वो हमारा अधूरा रह जाएगा और हम अकेला महसूस करेंगे। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन उसके साथ दुख में बांटने वाला कोई ना हो, तो भाई फिर वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। यानी कि प्रेम और विश्वास बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है एक व्यक्ति के लिए। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने परिंदे कहानी का सार समझा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे परिंदे कहानी के आधार पर लतिका की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। तो भाई सबसे पहले चरित्र की जो विशेषता थी उसकी, वो थी अत्यंत संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में। तो भाई जो लतिका थी वो बहुत ही भावुक और संवेदनशील लड़की थी। यानी कि वो क्या करती थी, वो कोई छोटी छोटी बात भी होती थी ना, उनको अपने दिल से लगा लेती थी। तो दूसरों के दुख और अपनी भावनाओं को वो बहुत ही गहराई से समझती थी और यही संवेदनशीलता उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा गुण है। तो भाई जैसे कि आप देखें, कोई व्यक्ति किसी के दूसरे को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाए, तो उसी तरीके से लतिका भी हर बात को दिल से महसूस करती थी। सेकंड जो विशेषता थी वो थी अकेलेपन से ग्रस्त को लेकर। तो भाई जो लतिका थी वो क्या थी, वो लोगों के बीच रहती थी लेकिन उसके बावजूद भी खुद को अकेला महसूस करती थी। तो भाई उसके मन में एक खालीपन सा रहता था जो कि उसे हमेशा परेशान करता था। तो ये किस वजह से रहता था, वो रहता था उसकी पास्ट की वजह से। उसके जो बीते हुए समय है उसको याद करती वो रहती थी। तो भाई यही जो अकेलापन है, यही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। तो वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी वे किसी के सामने खुलकर नहीं कह पाती थी। तो भाई जैसा कि आपने देखा होगा, कई जो लोग हैं वे दोस्तों और परिवार को बीच रहते हैं लेकिन वे फिर भी अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। तो लतिका की जो स्थिति थी वो भी कुछ इसी तरीके से थी। उसके व्यवहार में भी हमें यही अकेलापन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है स्मृतियों में जीने वाली। स्मृतियां मीन्स यादें में जीने वाली। तो जो यादें होती है उनमें वो जीती थी, यानी कि वो अपने पास्ट को कभी भी भूल नहीं पाती थी। तो बार बार उसके क्या होता था, बार बार उसके माइंड में अब उसकी बीती हुई बातें आती थी। तो पुराने रिश्ते, पुरानी यादें, इन सभी को वो याद करती थी और यही यादें उसके जो वर्तमान जीवन थे, जो उसका आज का जो प्रेजेंट था, उसको प्रभावित करती थी। तो भाई इसीलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करने के बावजूद भी अतीत से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो जैसे कि कोई व्यक्ति अपने बचपन या पुराने दोस्त को याद करके बार बार दुखी हो जाता है, वैसे ही लतिका भी अपने यादों में जीती रहती है। तो यही जो स्मृतियां है स्टूडेंट, यही उसके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी बन जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है आत्मसम्मानी और संयमी को लेकर। तो भाई लतिका जो थी वो अपने आत्मसम्मान यानी कि अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। तो उसके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो सबसे ज्यादा ऊपर थी। तो वो अपने दुख या परेशानियों को हर किसी के सामने नहीं बताती थी, वो चुपचाप सब कुछ सह लेती थी लेकिन अपने सम्मान से कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी समझौता नहीं करती थी। तो यही उसका संयम और मजबूत व्यक्तित्व दिखाता है। तो भाई जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयों का सामना खुद करता है लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, तो उसी तरीके से लतिका भी आत्मसम्मान थी। वो हर परिस्थिति के सामने टूटती नहीं थी बल्कि धैर्य बनाए रखती थी, एक वेट करती थी कि आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अंतर्मुखी स्वभाव को लेकर। तो भाई जो लतिका थी वो बहुत ही कम बोलती थी, यानी कि वो अपने मन की जो बातें होती थी वो अपने मन में ही रखती थी, किसी को शेयर नहीं करती थी। तो अपनी खुशी और अपने दुख को वो कभी भी किसी को आसानी से साझा नहीं करती थी। तो इसी वजह से उसके मन का जो संघर्ष था वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी हर बात किसी से नहीं बताते बल्कि अकेले बैठकर ही सोचते रहते हैं। तो लतिका का जो स्वभाव था, उसका जो बिहेवियर था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रेम और समर्पण की भावना को लेकर। तो भाई लतिका के जो मन में था प्रेम, वो था सच्चा और निस्वार्थ, यानी कि वो किसी से भी
प्रेम जो करती थी वो बिना लालच के करती थी। वो अपने रिश्तों को बहुत ही गंभीर रूप से लेती थी और उनको फिर आसानी से भूल नहीं पाती थी। तो भाई ऐसा होता है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे हर चीज को सीरियस ले लेते हैं और जल्दी से भूल नहीं पाते। तो उसका जो प्रेम था उसमें किसी भी तरीके का लालच नहीं था, बल्कि विश्वास और अपनेपन की भावना होती थी। तो यही जो गुण था, यही उसके चरित्र को और ज्यादा विशेष भी बनाता है। तो भाई जैसे कि आप देखें, सच्चा प्रेम हमारा वही होता है जिसमें कि इंसान अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ निभाए। तो लतीका भी ऐसा ही करती थी। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने परिंदे कहानी के आधार पर लतीका की चारित्रिक विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आंसर नंबर 3। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि निबंध का अर्थ से स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि निबंध का अर्थ क्या है, यानी कि निबंध जो है वो आखिर होता क्या है, ये आपको बताना है। इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिराकर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सच्ची वीरता निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो हमारा ये निबंध है सच्ची वीरता, इसका जो मूल भाव है यानी कि ये हमारा किस भावना या किस विचार पर केंद्रित है, ये आपको बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले निबंध आखिर होता क्या है। तो भाई जो निबंध होता है वो हमारी एक ऐसी टेक्निक आप कह सकते हो जिसके माध्यम से जो लेखक है वो अपने विचार, अपने जो भाव है, अपनी जो मन की बात है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि एक तरीके में, एक क्रम में और अपने तर्क के साथ दूसरों के सामने प्रस्तुत करे, तो उसको ही हम कहते हैं निबंध। तो भाई अगर हम बात करें मूल भाव के बारे में, तो मूल भाव हमारा वो विचार होता है जिस पर हमारा पूरा निबंध टिका हुआ है, यानी कि पूरी रचना के माध्यम से पाठकों तक जो लेखक है वो पहुंचाना चाहता है। तो भाई जो हमारी सच्ची वीरता निबंध है ये हमारा एक ऐसा निबंध है जिसमें वीरता केवल युद्ध भूमि में शत्रु को यानी कि दुश्मन को हराने के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारे मूल्य है जैसे कि सत्य हो गए, कर्तव्य हो गए, इनके मार्ग पर रहने को भी वीरता बताया हुआ है। तो भाई इस निबंध का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा समाज है उसमें साहस तो होना ही चाहिए, लेकिन साहस के साथ साथ जो नैतिक मूल्य है वे भी हमारे होने चाहिए। तो वही हमारी असली वीरता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय जिसमें हमने समझा निबंध क्या होता है, निबंध का मूल भाव क्या होता है और जो सच्ची वीरता निबंध है ये किस विषय पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सच्ची वीरता निबंध के आशय को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वीरता का वास्तविक अर्थ। तो भाई सबसे पहले लेखक बताते हैं कि जो वीरता है उसका असली मतलब आखिर होता क्या है। तो भाई आज के समय में अधिकतर जो लोग हैं ये मानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही ताकतवर है, जो लड़ाई जीत ले और दुश्मन को हरा दे, वही वीर है। लेकिन भाई लेखक कहता है कि ये केवल आपकी शारीरिक शक्ति है, सच्ची वीरता ये नहीं है। तो लेखक के अनुसार सच्चा वीर वही है जो कि हर परिस्थिति में अपने जो सिद्धांत है जैसे कि सत्य हो गए या न्याय हो गए उनका साथ देता है। तो अगर उसे सही काम करने में भी परेशानी भी आए तो लोग उसका विरोध करे या उसे नुकसान उठाना पड़े, फिर भी वो अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता। तो यही हमारे एक नैतिक साहस, एक सच्ची वीरता है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं, मान लीजिएगा परीक्षा में सभी छात्र नकल कर रहे हैं, लेकिन एक जो छात्र है वो ईमानदारी से अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा दे रहा है, चाहे उसके अंक कम ही क्यों ना आए, तो फिर भी उसने गलत रास्ता नहीं चुना। तो लेखक के अनुसार वही जो छात्र है वही हमारा सच्चा वीर है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है आत्मसंयम के महत्व यानी कि इंपोर्टेंस को लेकर। तो भाई अब लेखक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी जो इच्छा है, उन पर हमें अगर नियंत्रण यानी कि अगर हम उन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी वीरता है। तो भाई दूसरों को हराना आसान हो सकता है, लेकिन खुद के अंदर जो भी लालच चल रहा है, जो भी गुस्सा है, जो भी अहंकार है, उनको हराना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो जो व्यक्ति अपने गुस्से को हरा लेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा, लालच को दूर कर देगा और घमंड नहीं करेगा, वही व्यक्ति महान बनता है। तो भाई आत्मसंयम से व्यक्ति का जो चरित्र है वो मजबूत होता है और उसे फिर समाज में सम्मान भी मिलता है। तो भाई जैसे कि आप देखें, अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाए और फिर भी आप शांति से जवाब दें तो आपने अपने गुस्से पर विजय पा ली। तो यही हमारे आत्मसंयम और यही हमारी सच्ची वीरता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कर्तव्य निष्ठा के संदेश को लेकर। तो भाई लेखक कहते हैं
कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना ही सच्ची वीरता है। यानी कि भाई आप देखिए, जीवन में जो कठिनाई है वे तो सबके सामने आती है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हीं कठिनाइयों से डरकर अपना काम नहीं छोड़ता और अपनी पूरी ईमानदारी से अपने कायम को करे, अपने दायित्व को निभाए, तो वही हमारा सच्चा वीर कहलाता है। तो कर्तव्य जो होते हैं वे केवल अपने लिए ही नहीं होते, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए भी होते हैं। तो भाई जैसे कि आप एक उदाहरण देख सकते हैं, एक सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, तो भाई एक शिक्षक कठिन परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाता है। तो ये सभी जो लोग हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो इसीलिए लेखक इन्हें सच्चा वीर मानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है धैर्य और साहस के महत्व को लेकर। तो भाई लेखक बताते हैं कि सच्चा जो वीर होगा वो कठिन परिस्थितियों से कभी भी घबराएगा नहीं। यानी कि जब भी जीवन में उसके समस्या आती है तब जो कमजोर व्यक्ति होगा वो तो हार मान लेगा, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो सच्चा वीर होगा, वो धैर्य रखता है, वो वेट करता है और साहस के साथ उसका सामना करता है। यानी कि वो कठिनाइयों से, मुश्किलों से भागता नहीं है, उनका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है। तो लेखक कहते हैं कि जो मानसिक शक्ति, जो शारीरिक शक्ति है, उससे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो भाई आप एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई छात्र परीक्षा में एक बार असफल हो जाए, लेकिन वो फिर भी हार न मानकर फिर से मेहनत करे और सफलता प्राप्त करे, तो यही धैर्य और साहस की पहचान है और यही हमारे वीरता का एक वास्तविक स्वरूप भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है मानवता और परोपकार को लेकर। तो भाई लेखक के अनुसार सच्चा वीर जो होगा वो केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि वो दूसरों की मदद के बारे में भी सोचेगा। तो जो व्यक्ति गरीब, जरूरतमंद और दुखी लोगों की सहायता करता है और समाज और देश के हित में कार्य करता है, वही व्यक्ति वास्तव में महान और वीर कहलाता है। यानी कि केवल अपने बारे, अपनी सफलता के बारे में न सोचकर दूसरों की सफलता के बारे में सोचकर ही हम महान बन सकते हैं। तो भाई जैसे कि आप कह सकते हैं, अगर रास्ते में किसी घायल व्यक्ति को देखकर कोई उसे अस्पताल पहुंचाता है, बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करता है, तो यही हमारी मानवता और सच्ची वीरता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है और यही विचार हमारे निबंध को एक मानवीय दृष्टि भी प्रदान करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है नैतिक चरित्र की महत्ता को लेकर। तो भाई लेखक जो है वे अंत में यही कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो उसका चरित्र, यानी कि उसका जो कैरेक्टर है वो होता है। तो जो धन, पद और शक्ति है ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी ईमानदारी, जो आपके सत्य, जो आपके अच्छे संस्कार है, वही व्यक्ति को महान बनाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने कैरेक्टर की रक्षा करेगा और हमेशा सही रास्ते पर चलेगा, वही हमारे समाज के लिए आदर्श बन जाता है। तो भाई इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी भी थे। तो उनके पास ना तो सेना थी, ना ही हथियार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर ही पूरी दुनिया में सम्मान प्राप्त किया। तो यही अच्छे चरित्र और सच्ची वीरता की सबसे बड़ी पहचान भी है और इसी कहानी में लेखक का प्रमुख उद्देश्य भी यही है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सच्ची वीरता निबंध का आशय समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, वो आता है सच्ची वीरता निबंध के मूल भाव को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सत्य की विजय, यानी कि ट्रूथ की विक्टोरी को लेकर। तो भाई लेखक सबसे पहले बताते हैं कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति और सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति, ये दोनों ही हमारे सच्चे वीर होते हैं। तो भाई आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी कोई ऐसी ना ऐसी कंडीशन जरूर आई होगी जब आप झूठ बोलकर ये गलत रास्ता अपनाकर अपना काम आसानी से निकलवा लेते हैं, लेकिन जो सच्चा वीर होगा वो कभी भी गलत डिसीजन, गलत रास्ता नहीं चुनेगा। यानी कि वो जानता है कि अगर शुरुआत में वो झूठ बोल भी देगा उसको फायदा मिल जाएगा, लेकिन आखिर में जो जीत होगी वो हमारे सत्य की होती है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, इंसान को हमेशा सच का साथ ही देना चाहिए। तो भाई जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिएगा किसी छात्र पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया, तो अगर वो डरकर झूठ बोलने लगे तो ये उसकी कमजोरी होगी, लेकिन अगर वो सच बोलता है और ईमानदारी से अपनी बात रखता है तो वही हमारी सच्ची वीरता है। तो लेखक इसी आदर्श की स्थापना करता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है संघर्ष ने न घबराने की प्रेरणा को लेकर। तो भाई लेखक कहता है कि जीवन में जो संघर्ष है, यानी कि जो स्ट्रगल है, वो हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे हो हमारे विश्व में जिसने किसी भी तरीके का कोई ना कोई संघर्ष न किया हो। तो कोई भी इंसान बिना किसी मेहनत और बिना कठिनाइयों के सफल नहीं हो पाता, यानी कि सक्सेस नहीं हो पाता। तो इसीलिए व्यक्ति को कठिनाइयों से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। तो भाई संघर्ष ही हमारे इंसान को मजबूत बनाता है और उसे ही जीवन का अनुभव देता है। तो भाई जैसे कि आप देखें, जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी मेहनत करता रहता है तो वो एक ना एक दिन सफलता पा लेता है। तो यही हमारी सच्ची वीरता का एक प्रमाण भी है। तो भाई जैसे कि आप कह सकते हैं,
अगर कोई छात्र पहली बार परीक्षा में असफल हो जाए, लेकिन हार मानने के बजाय पहले से ज्यादा मेहनत करे और अगली बार अच्छे अंक लाए, तो यही हमारे संघर्ष करने की एक सच्ची भावना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है आत्मबल की श्रेष्ठता को लेकर। तो भाई लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। यानी कि अगर किसी इंसान का आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत है तो वो बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना भी कर लेगा, लेकिन अगर उसका मन ही कमजोर है तो वो छोटी सी समस्या भी उसे बहुत ही बड़ी लगने लगेगी। तो इसीलिए हमेशा लेखक यही कहते हैं कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो मानसिक शक्ति है उसको विकसित करना चाहिए। तो भाई आपने देखा होगा कई लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और इतना ज्यादा मेहनत होती है कि वे उसके आधार पर ही सक्सेस पा लेते हैं। तो यही हमारे आत्मबल की ताकत है और निबंध में इसी विचार को विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर। तो भाई लेखक कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो हर व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य जरूर होता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएगा और समाज और राष्ट्र के हित में काम करेगा, वही हमारा सच्चा वीर होता है। यानी कि भाई जैसे कि आप देखें, जब कोई सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटा रहता है तो भाई वो हमारे समाज और देश के प्रति अपना जो उत्तरदायित्व है वो निभा रहा होता है, और यही हमारी सच्ची वीरता है। तो लेखक कहते हैं कि जो राष्ट्र हित होता है उसको हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर रखना चाहिए, यानी कि जो हमारे खुद के हित होते हैं उनसे हमें ऊपर रखना चाहिए राष्ट्र हित को। तो भाई यही हमारे निबंध का एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नैतिक आदर्शों के पालन को लेकर। तो भाई लेखक बताते हैं कि जो ईमानदारी, सत्य, न्याय यानी कि जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं वही एक इंसान को महान बनाते हैं। मान लो अगर किसी इंसान के पास बहुत बड़ी ताकत है लेकिन उसमें ईमानदारी ना हो तो उसकी ताकत को कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो अच्छे नैतिक मूल्य है उनका पालन भी करना चाहिए। तो जैसे कि आप देखिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया, तो इसी वजह से आज जो पूरी दुनिया है वो उनका सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय। तो भाई जो लेखक है वे अंत में बताते हैं कि दूसरों को हराना बड़ी बात नहीं है बल्कि खुद पर जीत हासिल करना बड़ी बात है। तो अगर इंसान अपने गुस्से, अपने लालच, अपने अहंकार को कंट्रोल कर लेगा तो वही सबसे बड़ा विनर, सबसे बड़ा विजेता बन जाएगा, और यही हमारी सच्ची वीरता का सबसे ऊंचा रूप भी है। तो भाई जैसे कि आप देखें, अगर कोई व्यक्ति अपमान होने के बाद भी शांत रहे, माफ कर दे और सही रास्ता न छोड़े, तो उसने अपने गुस्से पर जीत हासिल कर ली। तो यही जो आत्मविजय और सच्ची वीरता वो हमारे कहानी में देखने को मिलती है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने सच्ची वीरता निबंध के मूल भाव को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आंसर नंबर 4। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आखिर हमसे पूछा गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि जबान निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जबान यानी कि जो हमारी जीभ होती है, जो हमारी वाणी होती है, तो उसी निबंध के हमें मूल भाव के बारे में बताना है कि ये जो हमारा निबंध है ये हमारा किस भाव पर केंद्रित है। इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा कर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जबान निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। तो ओवरऑल इस आंसर में आपको जबान निबंध का मूल भाव और प्रतिपाद्य लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो मूल भाव है वो आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट अब से पहले के आंसर में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मूल भाव होता है वो हमारा वो भाग होता है, वो विचार होता है जिसके आधार पर ही हमारे पूरे कहानी जो होती है, पूरी जो निबंध होता है वो हमारा बना हुआ होता है। यानी कि हमारा एक ऐसा भाव जिसके आधार पर संपूर्ण रचना बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिपाद्य की, तो भाई प्रतिपाद्य हमारा वो मुख्य संदेश होता है या वो मुख्य विषय होता है जिसे लेखक स्थापित करना चाहता है अपनी कविता, अपने निबंध, अपनी कहानी के माध्यम से। तो भाई जो हमारा जबान निबंध है ये हमारा एक ऐसा निबंध है जिसमें कि लेखक ने जबान, जिसे हम वाणी कहते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसकी शक्ति, उसके सदुपयोग, उसकी मधुर व्यवहार, इन सभी के बारे में बताया हुआ है। तो लेखक कहता है कि जो उसकी जबान होती है उससे ही उसका चरित्र, उसके संस्कार दिखाई देते हैं। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा परिचय
एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने समझा कि निबंध का मूल भाव क्या होता है और प्रतिपाद्य क्या होता है और जबान निबंध किस विषय पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जबान निबंध के मूल भाव के बारे में। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वाणी का महत्व, यानी कि जो जबान है उसके महत्व, उसके इम्पोर्टेंस को लेकर। तो भाई लेखक सबसे पहले बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो उसकी वाणी यानी कि उसकी जुबान होती है। तो भाई इंसान जो होता है वो अच्छे शब्दों से किसी का दिल जीत सकता है और बुरे शब्दों से किसी का दिल को दुखा सकता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम मीठी और सम्मानजनक भाषा बोलेंगे तो लोग हमसे प्यार करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हम गुस्से में, कठोर व्यवहार में, अपमानजनक तरीके से बात करेंगे तो अच्छे रिश्ते भी जो होते हैं वे भी टूट जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार मुंह से जो निकले शब्द है वे कभी वापस नहीं आते। तो भाई आप मान लीजिएगा दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त जो होगा वो तो हमेशा प्यार से बात करेगा और दूसरा जो दोस्त है वो हमेशा गुस्से में बोलेगा। तो धीरे धीरे सभी जो लोग हैं वे पहले दोस्त को ही पसंद करने लगेंगे, क्योंकि उसकी जो वाणी है, उसकी जो जबान है वो अच्छी है। तो लेखक का पहला संदेश यही है कि वाणी मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है सत्य बोलने की प्रेरणा को लेकर। तो भाई अब लेखक कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वे अपने थोड़े से फायदे के लिए बहुत बड़ा झूठ बोल देते हैं। तो शुरुआत में तो उनको लाभ मिल जाता है, लेकिन बाद में जब सच सामने आता है तो इंसान का जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है। तो जो व्यक्ति हमेशा सच बोलेगा लोग उसी पर भरोसा करेंगे, उसी का ही सम्मान करेंगे। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि सच्ची वाणी हमारी वही है जिसमें कि हमारी सत्ता होती है, सच्चाई होती है। तो भाई जो व्यक्ति हमेशा सच बोलेगा लोग उस पर भरोसा करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि सच्ची वाणी वही है जो कि हमारे सत्य से हो। तो आप देख सकते हैं, अगर किसी बच्चे से गलती हो जाए और वह झूठ बोलने की बजाय अपनी गलती स्वीकार कर ले तो उसके माता पिता उसे डांट सकते हैं, लेकिन बाद में उसी पर सबसे ज्यादा विश्वास भी करेंगे। तो यही हमारे सत्य बोलने की सबसे बड़ी ताकत भी है और यही हमारे निबंध का महत्वपूर्ण संदेश भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है मधुर वाणी के महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस को लेकर। तो भाई लेखक बताते हैं कि जो मीठी और विनम्र भाषा है वो इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो अच्छी भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति होगा वो जल्दी ही लोगों के दिलों में जगह बना लेगा। यहाँ तक कि दुश्मन भी जो होते हैं वे भी हमारे मीठे व्यवहार से, हमारी मीठी बोली से दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कठोर और अपमानजनक शब्द यूज करेगा वो हमारे दिल को ठेस पहुंचाता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि मधुर वाणी जीवन का सबसे सुंदर आभूषण भी होता है। तो जैसे कि आप देखें, मान लीजिएगा कोई दुकानदार है तो आप उससे सामान लेने जाते हो, तो अगर अपने ग्राहकों से वो प्यार और सम्मान से बात करेगा तो जो ग्राहक होगा वो किसी और दुकान पर न जाकर बार बार उसी की दुकान पर आएगा। यानी कि जो मीठी वाणी है वे हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है संयमित भाषा के प्रयोग को लेकर। तो भाई लेखक कहते हैं कि हमें गुस्सा या आवेश में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो गुस्से में हमें कभी भी कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो जब इंसान गुस्से में होता है तो वो ऐसे शब्द बोल देता है जिसे बोल के बाद में उसको पछतावा होता है। तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, आप गुस्सा है, आपने गुस्से में कोई भी वर्ड बोल दिया, लेकिन जब आपका गुस्सा शांत हुआ तो आपको ये चीज फील हुई कि यार ये चीजें मैंने गलत बोल दी। तो इसीलिए बोलने से पहले थोड़ा रोक कर सोचना चाहिए। तो संयमित भाषा में यही दिखाती है कि जो इंसान है वो हमेशा समझदार और परिपक्व होता है और यही हमारे श्रेष्ठ आचरण का एक आधार भी है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखें, अगर किसी दोस्त से झगड़ा हो जाए और आप गुस्से में उसे भला बुरा कह दे और बाद में आपको पछतावा पड़ेगा, लेकिन अगर आप शांत रहकर बात करें तो झगड़ा खत्म भी हो जाएगा और दोस्ती भी बनी रहेगी। तो यही हमारे संयमित भाषा का महत्व भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है चरित्र के दर्पण को लेकर यानी कि कैरेक्टर के मिरर को लेकर। तो भाई लेखक कहते हैं कि मनुष्य की जो वाणी होती है वो उसके चरित्र का आईना होती है, यानी कि जैसी वाणी वैसा उसका चरित्र। तो जिस व्यक्ति के विचार अच्छे होते हैं उसकी भाषा कभी भी आपको गलत नहीं मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा गाली देता है, दूसरों का अपमान करता है, उसके चरित्र की पहचान भी वही बन जाती है। तो इसीलिए लेखक यही कहते हैं कि इंसान की जो पहचान है वो उसके कपड़े या उसके धन से नहीं बल्कि उसकी जबान यानी कि उसकी वाणी से होती है। तो आपने देखा होगा, जब भी आप किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसके कपड़े से पहले आप उसके बात करने के तरीके को देखते हैं। तो अगर वो सम्मान से बात करता है तभी हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि वाणी ही मनुष्य के चरित्र का दर्पण है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक सद्भाव के आधार को लेकर। तो भाई लेखक कहते हैं कि जो हमारा समाज और जो हमारा परिवार है इसमें हमारी मीठी वाणी ही
सबसे रिश्ते बनाए रखती है। तो अगर आपकी वाणी में विनम्र भावना है, विनम्र वाणी है, तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा। तो इसी वजह से जो वाणी है वो हमारी सामाजिक एकता को भी मजबूत करती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने जबान निबंध का मूल भाव समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जबान निबंध के प्रतिपाद्य को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वाणी के सदुपयोग को लेकर, यानी कि अच्छे उपयोग को लेकर। तो भाई लेखक सबसे पहले कहते हैं कि हमें अपनी वाणी का जो उपयोग है वो हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। यानी कि भगवान ने हमें बोलने की शक्ति इसीलिए दी ताकि हम लोगों की मदद कर सके और उन्हें अच्छी बातें सिखा सके और प्रेम बढ़ा सके। तो अगर हम अपनी जबान का गलत उपयोग करेंगे, झूठ बोलेंगे, गाली देंगे या दूसरों का अपमान करेंगे, तो इससे हमारा जो समाज और जो हमारी सोच है उन दोनों को नुकसान होगा। तो इसीलिए बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि हमारे जो शब्द है वे किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे। तो भाई जैसे कि आप देखें, अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त को सही सलाह देता है और मुश्किल समय में उसको हौसला बढ़ाता है, तो उसने अपने वाणी का सही उपयोग किया है। तो यही हमारे लेखक का पहला संदेश है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है मधुरता और विनम्रता को लेकर। तो भाई लेखक कहते हैं कि जो मीठी और विनम्र भाषा है वे हमारे जीवन को खुशहाल बना देती है। यानी कि जो व्यक्ति हमेशा प्यार से बात करेगा, लोग उससे जुड़ना पसंद करेंगे और मीठी वाणी से ही परिवार में प्रेम बढ़ता है, दोस्तों के बीच विश्वास बढ़ता है और समाज में एक अच्छे संबंध बनते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कठोर भाषा में बोल रहा है तो उससे झगड़ा होगा और दूरी भी पैदा होगी। तो भाई जैसे कि आप समझे, एक शिक्षक है, वो अपने छात्रों से प्यार और सम्मान से बात करता है, तो छात्र भी उसका सम्मान करेंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी करेंगे। तो यही हमारे भीतर मधुरता और विनम्रता की शक्ति भी है और यही हमारे एक सफल जीवन का आधार भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, वो आता है सत्य और ईमानदारी को लेकर। तो भाई लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए। यानी कि झूठ बोलकर कुछ समय के लिए आपको फायदा तो मिल सकता है, लेकिन जो ट्रस्ट है वो टूट सकता है। तो जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई से बोलता है, लोग उसी पर ट्रस्ट करते हैं। तो सत्य और स्पष्टता अच्छे चरित्र की सबसे पहली पहचान होती है। तो जैसे कि आप देखें, आप एक उदाहरण देख सकते हैं, अगर कोई दुकानदार सही दाम बताए और ग्राहकों से कभी भी झूठ न बोले, तो जो ग्राहक होगा वो हमेशा उसी पर ट्रस्ट करेगा। तो यही हमारे सत्य और ईमानदारी का एक महत्व है। यानी कि विश्वास और सम्मान का जो आधार है वो हमारी वाणी से ही है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है आत्मसंयम के महत्व को लेकर। तो भाई लेखक कहते हैं कि अपनी जबान पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिनका बाद में आपको पछतावा होता है। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने मन में धैर्य रखना चाहिए और समझदारी के साथ ही बोलना चाहिए। यानी कि कोई भी वर्ड हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरों को हानि पहुंचे या दूसरे के मन को ठेस पहुंचे। तो भाई जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण करता है वही वास्तव में समझदार भी होता है। जैसे कि आप देखें, अगर किसी ने आपकी बुराई कर दी और आप गुस्से में जवाब देने के बजाय शांति से बात करें, तो आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा। यही हमारा आत्मसंयम है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक जीवन में वाणी की भूमिका को लेकर। तो भाई लेखक बताते हैं कि एक अच्छी भाषा परिवार, समाज और देश, इनमें प्रेम और शांति बनाए रखती है। यानी कि सम्मानजनक बातचीत से झगड़े भी कम होंगे और लोगों के बीच जो ट्रस्ट होगा वो भी बढ़ेगा। तो अगर हर व्यक्ति प्रेम और सम्मान से बात करेगा तो समाज में भी एकता बनी रहती है। तो इसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं, अगर किसी मोहल्ले में लोग एक दूसरे से प्यार और सम्मान से बात करें तो वहाँ पर कभी भी बड़े झगड़े नहीं होंगे और सभी जो लोग होंगे वे मिलजुल कर रहेंगे। तो यही हमारी अच्छी वाणी की सबसे बड़ी ताकत है और यही लेखक का महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य भी है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्यक्तित्व निर्माण के आधार को लेकर। तो भाई लेखक अंत में कहते हैं किसी भी व्यक्ति की जो असली पहचान होती है वो उसकी वाणी और उसके व्यवहार से होती है। तो आपके जो धन है, आपका जो कपड़े है, आपकी जो सुंदरता है, उससे इंसान कुछ समय के लिए आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक जो प्रभावित कर सकता है, लंबे समय तक जो सम्मान मिल सकता है, वो उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसकी भाषा, जिसकी वाणी अच्छी होती है। तो मधुर, शिष्ट और मर्यादित वाणी ही इंसान के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है और उसको सफलता भी दिलाती है। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले उसके बोलने का तरीका देखते हैं। तो अगर वो अच्छे से बात कर रहा है तो उसके मन में और हमारे मन में उसके लिए सम्मान पैदा हो जाता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि अच्छी ज़बानी अच्छे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने जबान निबंध का प्रतिपाद्य समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आंसर नंबर 5। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि गुंगिया के माध्यम से संस्मरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर जो गुंगिया संस्मरण है उसके आधार पर बताना है कि एक संस्मरण में क्या क्या खास बातें होती है। इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिराकर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गुंगिया में अभिव्यक्त सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि आपको बताना है कि समाज की जो समस्याएं हैं वे क्या क्या है हमारे गुंगिया नाटक में। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो सबसे पहले हम संस्मरण से समझ लेते हैं कि जो संस्मरण है वो आखिर होता क्या है। तो भाई जो संस्मरण होता है वो हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो लेखक होगा वो अपने जीवन से जुड़ी कोई भी घटना या किसी भी व्यक्ति के बारे में या अपना कोई भी अनुभव है उनको दूसरों के सामने रखता है। तो संस्मरण में जो लेखक होता है वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं लिखता, बल्कि अपने जीवन की जो सच्ची घटना होती है उसको लिखता है। तो भाई जो गुंगिया है वो भी हमारा एक बहुत ही मार्मिक और भावुक संस्मरण है, और इसमें लेखक ने एक साधारण व्यक्ति गुंगिया के जीवन के माध्यम से समाज की जो वास्तविक स्थिति है, उसके जो समस्याएं हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उन सभी को दिखाया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने समझा कि संस्मरण आखिर होता क्या है और जो गुंगिया है वो किस पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे गुंगिया के माध्यम से संस्मरण की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है स्टूडेंट्स वो आती है आत्मीयता और भावुकता को लेकर। यानी कि लेखक सबसे पहले बताते हैं कि संस्मरण की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो आत्मीयता और भावुकता है। तो भाई आत्मीयता का मतलब होता है अपने मन की एक भावना। तो भाई आपने देखा होगा जब भी लेखक किसी व्यक्ति या घटना को याद करता है तो उसके मन में उससे जुड़ी भावनाएं भी जाग जाती है। तो भाई जो हमारा गुंगिया है उसमें भी लेखक ने गुंगिया के प्रति अपने अपनापन वो प्रेम को बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हमारे सामने रखा है। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि लेखक जबरदस्ती भावनाएं दिखा रहा है, बल्कि उसकी जो बातें होती है वो सच्ची और दिल से निकली हुई होती है। तो इसी वजह से पढ़ने वाले व्यक्ति को भी गुंगिया के सुख दुख से जुड़ जाता है और उसके प्रति वो सहानुभूति भी महसूस करता है। तो जैसे कि जब हम अपने बचपन के किसी दोस्त को याद करते हैं तो केवल उसका नाम याद नहीं रखते, बल्कि उसके साथ बिताए हुए पल, उसकी बातें और उसकी जुड़ी भावनाएं भी याद रखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से लेखक ने भी गुंगिया को केवल एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानकर याद किया है। तो यही हमारी आत्मीयता और भावुकता संस्मरण की सबसे बड़ी विशेषता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है यथार्थपरक चित्रण को लेकर। तो भाई संस्मरण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है यथार्थपरक चित्रण। तो भाई यथार्थपरक होता क्या है? तो यथार्थपरक का मतलब है जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही दिखाना। तो जो लेखक है उन्होंने गुंगिया में किसी भी घटना को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया और न ही उन्होंने किसी भी तरीके की कोई काल्पनिक कहानी बनाई है। तो इसी वजह से जब भी हम कहानी को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी कहानी को नहीं बल्कि एक सच्ची घटना को जान रहे हो। तो यही संस्मरण की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि उसमें सच्चाई दिखाई देती है। तो भाई जैसे कि अगर आप अपने बचपन की कोई घटना अपने दोस्त को बताते हैं और उसमें कुछ भी झूठ या कल्पना नहीं जोड़ते, तो यही हमारा यथार्थपरक वर्णन कहलाता है। तो ठीक उसी तरीके से लेखक ने गुंगिया के जीवन का जो सच्चा चित्र है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि रचना और ज्यादा विश्वसनीय भी बन जाती है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है चरित्र का सजीव चित्रण। तो भाई जो गुंगिया है उसमें लेखक ने गुंगिया के स्वभाव, उसके व्यवहार, उसकी आदत, इन सभी को इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है जैसे जो गुंगिया है वो हमारे सामने ही खड़ा हो। तो लेखक ने छोटी छोटी बातों की सहायता से उसके पूरे व्यक्तित्व को हमारे सामने जीवित कर दिया है। तो इसी वजह से पढ़ने वाला गुंगिया को आसानी से समझ पाता है और उससे वो भावनात्मक रूप से जुड़ पाता है। तो जैसे कि किसी फिल्म में किसी पात्र को देखकर हमें लगता है कि वह बिल्कुल असली इंसान है, उसी तरीके से लेखक ने अपने शब्दों के माध्यम से गुंगिया को जीवंत बना दिया है। तो यही सजीव चरित्र चित्रण संस्मरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा वो आता है सरल एवं
प्रभावशाली भाषा को लेकर। तो भाई लेखक बताते हैं कि संस्मरण की जो भाषा है वो हमेशा सरल और सहज होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी भाषा बहुत ही ज्यादा कठिन होगी तो पाठक उसे सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। तो भाई इसी वजह से ये हमारा जो संस्मरण है ये पढ़ने में रोचक लगता है, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बहुत ही आसान और बोलचाल वाली है। तो सरल भाषा की वजह से ही लेखक की जो भावनाएं हैं वे सीधा पढ़ने वालों के दिल तक पहुंच जाती है। तो जैसे कि कोई बुजुर्ग अपने जीवन की कहानी हमें साधारण भाषा में सुनाता है तो हमें सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता है, वैसे ही भाषा इस संस्मरण में भी देखने को मिलती है। और इसी वजह से ये जो संस्मरण है ये और ज़्यादा रोचक और ज़्यादा प्रभावी भी बन जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को लेकर। तो भाई ये जो रचना है इसमें हमें प्रेम, अपनापन, करुणा ये बार बार दिखाई देता है। तो लेखक केवल घटनाएं नहीं बताता बल्कि उनसे जुड़ी जो हमारी भावनाएं हैं उनको भी हमें महसूस कराता है। तो इसी वजह से पाठक भी गूंगिया के दुख से दुखी और उसकी खुशियों से खुश होता है। तो यही हमारे संस्मरण की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वे पाठकों के दिल को छू लेती है। तो जैसे कि आप देखिए, अगर हम किसी गरीब व्यक्ति की कठिन जिंदगी के बारे में सुनते हैं और हमारे मन में उसके लिए दया और मदद करने की भावना पैदा होती है तो यही हमारी मानवीय संवेदनाएं है। तो गूंगिया में भी लेखक ने ऐसी ही भावनाओं को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है स्मृतियों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को लेकर। तो भाई जो हमारा गूंगिया है उसमें लेखक ने अपनी यादों और अपनी घटनाओं को एक क्रम में लिखा है, यानी कि एक घटना के बाद दूसरी घटना, और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जो कहानी है वो अचानक से बदल गई या बीच में कुछ भी छूट गया। तो इसी वजह से पाठक पूरे संस्मरण को रुचि के साथ पढ़ता रहता है और उसे समझने में उसे किसी भी तरीके की कठिनाइयां नहीं आती। तो भाई जैसे कि हम अपने बचपन से लेकर आज तक की कहानी एक एक करके सुनाते हैं, उसी तरह लेखक ने अपनी स्मृतियों को भी क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने गूंगिया के माध्यम से संस्मरण की विशेषताएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो आता है गूंगिया में अभिव्यक्त सामाजिक समस्याओं को लेकर। तो भाई सबसे पहली समस्या थी गरीबी की समस्या। तो भाई जो हमारे गूंगिया है वो एक बहुत ही साधारण और गरीब व्यक्ति होता था। तो उसके जीवन में पैसों की कमी थी और इसी वजह से उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो लेखक बताते हैं कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती बल्कि ये इंसान के जीवन को हर तरीके से प्रभावित करती है। तो गरीब व्यक्ति ना तो अपनी जरूरतें पूरी कर पाता और उसे हर कदम पर संघर्ष भी करना पड़ता है। तो भाई जैसे कि कोई गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई या इलाज का खर्च नहीं उठा पाता, वैसे ही जो गंगुआ का जीवन था वो भी आर्थिक कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो लेखक चाहता है कि समाज गरीब लोगों की समस्याओं को समझे और उनकी मदद करे और इसी समस्या की सहायता से वो पाठकों का ध्यान भी आकर्षित करता है। नेक्स्ट जो समस्या आती है वो आती है सामाजिक असमानता को लेकर। तो भाई जो समाज में सभी लोग हैं उनको बराबर का सम्मान और अवसर नहीं मिलता। तो आपने देखा होगा कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। तो कुछ लोगों को तो हर सुविधा मिल जाती है, जबकि कुछ लोगों को बहुत ही छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो लेखक कहते हैं कि ये जो भेदभाव है, ये जो असमानता है, ये हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिलने चाहिए। जैसे कि आप देखें, मान लीजिए अगर दो बच्चे हैं तो दो में से एक को केवल अमीर होने के कारण अच्छी शिक्षा मिल रही है और दूसरे को केवल गरीब होने की वजह से मौका नहीं मिल रहा। तो ये हमारी एक सामाजिक असमानता है। तो लेखक इसी समस्या की ओर हमारा जो ध्यान है उसको खींचता है और इससे ही हमारा जो मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है उसको भी बल मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है उपेक्षा और शोषण को लेकर। तो लेखक बताते हैं कि समाज में जो गरीब और कमजोर लोगों की अक्सर है वो उपेक्षा की जाती है, यानी कि उनको ना तो सम्मान मिलता है और उनका शोषण भी किया जाता है। तो समाज के कुछ लोग केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और कमजोर लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो जो लेखक है वो इसी सोच का विरोध करते हैं और यहीं से हमें सामाजिक संवेदनशीलता का संदेश भी मिलता है। तो जैसे कि आप देखें, अगर किसी गरीब मजदूर से ज्यादा काम करवाकर उसे पूरी मजदूरी न दी जाए तो ये शोषण कहलाता है। तो लेखक चाहते हैं कि हर व्यक्ति के साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है अशिक्षा और जागरूकता के अभाव को लेकर। तो भाई लेखक कहते हैं कि समाज की एक जो बड़ी समस्या वो है हमारी अशिक्षा, यानी कि जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते वे अपने अधिकारों और कर्तव्य को सही तरीके से नहीं समझ पाते। तो इसी वजह से वे कई बार दूसरों के धोखे का शिकार भी हो जाते हैं। तो लेखक का मानना यही है
कि शिक्षा ही हमारे समाज को विकसित कर सकती है। जैसे कि आप देखें, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और कोई उससे गलत कागज पर हस्ताक्षर करवा ले तो वो अपना नुकसान कर बैठता है। तो इसीलिए लेखक शिक्षा को बहुत ही ज्यादा जरूरी भी मानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है मानवीय संवेदनाओं के हास को लेकर। तो भाई लेखक कहते हैं कि आज के समय में लोगों के अंदर जो मानवता और संवेदनशीलता है वो लगातार कम होती जा रही है। तो लोग अपने लालच में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि उन्हें दूसरों का दुख ही नहीं दिखाई देता। तो लेखक चाहते हैं कि लोग फिर से प्रेम, दया और सहानुभूति की भावना अपनाएं और यही हमारे मानवता को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। जैसे कि आप देखें, अगर सड़क पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा हो और लोग उसकी मदद करने के बजाय केवल वीडियो बनाने लगे तो ये हमारे मानवीय संवेदनाओं के हास का ही उदाहरण है। तो लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद ही करनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है संघर्षपूर्ण जीवन को लेकर। तो भाई अंत में लेखक बताते हैं कि गंगुआ का जो बुरा जीवन है वो हमारे संघर्ष यानी कि कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो उसके सामने कई प्रॉब्लम्स आती है लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता। तो वो हमेशा मेहनत करता है और जीवन की परेशानियों का सामना करता रहता है। तो लेखक गंगुआ के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि समाज का सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज्यादा संघर्ष करता है। तो यही हमारे सामाजिक यथार्थ का महत्वपूर्ण पक्ष भी है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक मजदूर रोज मेहनत करता है ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो उसी तरीके से गंगुआ भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानता। तो यही जो संघर्ष है यही हमें मेहनत और धैर्य की सीख भी देता है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने गुगिया में अभिव्यक्त सामाजिक समस्याएं समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आंसर नंबर 6। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि मालव प्रेम एकांकी के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस एकांकी से हमें क्या सीखने को मिलता है। इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा कर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मालव प्रेम एकांकी में व्यक्त राष्ट्र प्रेम को स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसमें जो मुख्य संदेश है वो क्या है वो तो आपको बताना ही है। इसी के साथ साथ आपको जो राष्ट्र प्रेम है यानी कि देश के प्रति जो हमारी प्रेम है, जो त्याग है, जो वीरता है, उसको किस प्रकार से दिखाया गया है ये भी आपको समझाना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो प्रतिपाद्य होता है इसका मतलब आखिर होता क्या है। तो भाई प्रतिपाद्य तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा वो केंद्रीय विषय या हमारा वो मूल विचार होता है जिसके माध्यम से लेखक अपने संदेश को रखते हैं। अगर आप बात करें एकांकी की, तो एकांकी क्या होता है? तो भाई एकांकी हमारी वो विधा होती है जिसमें हम एक ही अंक के माध्यम से किसी भी एक घटना के, किसी भी एक विचार को, किसी भी एक समस्या को दूसरों के सामने रखते हैं। तो भाई अगर हम बात करें हमारे मालव प्रेम एकांकी की, तो ये एक ऐतिहासिक और देशभक्ति से भरी हुई एकांकी है। तो इसमें लेखक बताना चाहता है कि अपने देश का सम्मान और सुरक्षा किसी भी व्यक्ति के निजी सुख दुख से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय जिसमें हमने समझा एकांकी क्या होती है, प्रतिपाद्य क्या होता है और मालव प्रेम एकांकी किस विषय पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मालव प्रेम एकांकी के प्रतिपाद्य को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रहित सर्वोपरि को लेकर। तो भाई इस एकांकी का सबसे बड़ा संदेश है कि देश सबसे पहले आता है। यानी कि अगर कभी अपने परिवार और देश के बीच चुनाव करना पड़े तो सबसे पहले आपको देश को चुनना पड़ेगा। तो एकांकी के जो पात्र है वे अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपनी जो मातृभूमि, अपनी जो जन्मभूमि है उसकी सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। तो भाई जैसे कि आप मान लीजिएगा सीमा पर एक सैनिक खड़ा है, तो उसे पता चला कि उसके घर में कोई शादी या खुशी का मौका है, लेकिन वो फिर भी छुट्टी लेकर घर नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि पहले देश सुरक्षित होना चाहिए। तो यही जो भावना है यही हमारी इस एकांकी में दिखाई देती है, जिसमें कि लेखक ने राष्ट्र धर्म को सबसे बड़ा धर्म भी बताया है। सेकंड जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा वो आता है त्याग और बलिदान की भावना को लेकर। तो भाई लेखक बताते हैं कि केवल बातें करने से देश सुरक्षित नहीं होता। तो देश की रक्षा के लिए कभी कभी अपने आराम, अपनी खुशी और जरूरत पड़ने पर अपने जीवन तक का भी बलिदान देना पड़ता है। तो एकांकी के जो पात्र है वे अपने प्राण की चिंता नहीं करते और उनका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा करना। तो भाई जैसे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की
उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। तो इसी प्रकार से मानव प्रेम के जो पात्र हैं वे भी देश को सबसे ऊपर रखते हैं और यही प्रतिपाद्य हमें पूरी रचना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है वीरता और साहस के महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस को लेकर। तो भाई इस एकांकी में लेखक कहता है कि डरकर कभी भी कोई देश मजबूत नहीं बन सकता। तो जब भी कोई कठिन समय आ जाए तो हमें साहस और बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। तो एकांकी के जो सभी पात्र हैं वे किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारते और वे दुश्मनों का डटकर सामना करते हैं। तो जैसे कि आप देखें, अगर कोई छात्र परीक्षा से डरकर पढ़ाई छोड़ दे तो वो कभी सफल नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत और हिम्मत से परीक्षा देता है वही सफलता पाता है। तो इसी तरीके से देश की रक्षा भी बहादुर लोग ही कर सकते हैं। तो यही कारण है कि जो हमारी एकांकी है उसमें वीरता का आदर्श हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है राष्ट्रीय एकता के संदेश को लेकर। तो भाई लेखक बताता है कि जो एकता है, जो यूनिटी है, वही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन आसानी से जीत पाएगा, लेकिन अगर सभी लोग मिलकर खड़े हो जाएंगे तो कोई भी देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी कि यहाँ पर आपसी सहयोग और एकजुटता पर बल दिया गया है। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा, अगर एक लकड़ी है तो वो तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन अगर कई लकड़ियों का गट्ठर बना होता है तो उससे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ठीक वैसे ही देश भी एकता से ही मजबूत बनता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है स्वाभिमान की रक्षा को लेकर। तो भाई ये जो हमारी एकांकी है इसमें आत्मसम्मान, राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान को महत्व दिया गया है। तो पात्र किसी भी कीमत पर अपने देश का अपमान सहन नहीं करते, वे पराधीन होकर भी जीने की बजाय सम्मान के साथ जीना पसंद करते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर कोई आपके माता पिता का अपमान करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो ठीक उसी प्रकार जब कोई देश का अपमान करता है तो सच्चा देशभक्त भी उसको सहन नहीं करता। तो यही भावना हमारी इसी एकांकी में दिखाई देती है, जिसी वजह से हमारा जो प्रतिपाद्य है वो और ज्यादा प्रभावशाली भी बन जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कर्तव्य निष्ठा के आदर्श को लेकर। तो भाई लेखक बताता है कि हर व्यक्ति को अपना जो कर्तव्य है वो ईमानदारी से निभाना चाहिए। यानी कि देश हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो एकांकी के सभी पात्र अपने कर्तव्य को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और यही हमारे एकांकी का महत्वपूर्ण संदेश भी है। तो जैसे कि एक शिक्षक का कर्तव्य अच्छी शिक्षा देना होता है, डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना होता है, सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होता है, और ऐसे ही हर व्यक्ति का कर्तव्य अपना काम ईमानदारी से करना होता है, तभी हमारा देश मजबूत बन सकता है। तो यही थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने मानव प्रेम एकांकी का प्रतिपाद्य समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है वो आता है मानव प्रेम एकांकी में व्यक्त राष्ट्र प्रेम को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम। तो भाई ये जो एकांकी है इसके सभी पात्र अपने देश को केवल एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं मानते, यानी कि यहाँ पर जो मातृभूमि है उसको वे एक माँ के समान में मानते हैं। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी माँ की रक्षा के लिए हर मुश्किल का सामना कर सकता है, उसी प्रकार से जो पात्र है वे भी अपनी देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनका जो देश प्रेम है वो बिल्कुल सच्चा होता है और बिना किसी लालच के होता है। तो भाई जैसे कि आप देखें, जैसे एक बेटा अपनी माँ की रक्षा के लिए किसी भी परेशानी का सामना कर सकता है, उसी तरह इस एकांकी के पात्र अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर कठिनाइयां सहने को तैयार रहते हैं। तो यही हमारे राष्ट्र प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्र के लिए बलिदान को लेकर। तो भाई लेखक बताता है कि सच्चा देशभक्त अपने जीवन से ज्यादा अपने देश को महत्व देता है। तो एकांकी जो पात्र है वे कभी भी मौत से यानी कि मृत्यु से नहीं डरते। उन्हें लगता है कि अगर देश की रक्षा करते हुए हमारी जान भी चले जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा सम्मान होगा। तो इसी सोच की वजह से उनका जो राष्ट्र प्रेम है वो और ज्यादा महान भी बन जाता है और इससे हमें देशभक्ति की भावना और ज्यादा प्रबल होती है। तो जैसे कि हमारे सैनिक सीमा पर ये सोचकर डटे रहते हैं कि देश सुरक्षित रहेगा तो करोड़ों लोग सुरक्षित रहेंगे, तो इसी भावना को इस एकांकी में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्रता के महत्व को लेकर। तो भाई लेखक बताता है कि जो आज़ादी है वो किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। गुलामी में रहने वाला देश कभी सम्मान के साथ जीवन नहीं जी सकता, इसीलिए एकांकी के पात्र अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो वे किसी भी हालत में गुलामी को स्वीकार नहीं करते। तो जैसे कि आप देखें, अगर किसी छात्र को हर छोटी छोटी बात के लिए दूसरों को अनुमति लेनी पड़े तो वो खुलकर आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी तरीके से गुलाम देश भी कभी भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो सकता।
तो इसीलिए जो स्वतंत्रता है और जो सम्मान पूर्वक जीवन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो आता है राष्ट्रीय गौरव की रक्षा को लेकर। तो भाई इस एकांकी में लेखक ये भी बताना चाहता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश के सम्मान की रक्षा करे। तो एकांकी के पात्र अपने देश की संस्कृति, परंपरा और गौरव को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, यानी कि वे किसी भी सिचुएशन में अपने राष्ट्र का अपमान नहीं होने देते। तो उनके लिए देश का सम्मान ही सबसे बड़ी चीज होती है और यही भावना उनके चरित्र में देखने को मिलती है। तो भाई मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अपने स्कूल का नाम खराब होने से बचाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करता है, तो उसी तरीके से इस एकांकी के पात्र अपने देश का नाम ऊंचा रखने के लिए हर कठिनाई का सामना करते हैं। तो यही हमारे सच्चे राष्ट्र प्रेम की पहचान भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एकता और सहयोग की भावना को लेकर। तो भाई लेखक कहता है कि केवल अकेले व्यक्ति के प्रयास से देश मजबूत नहीं बनता, यानी कि जब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो एकांकी के सभी पात्र एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर अपने देश की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। तो भाई लेखक का संदेश है कि जो एकता है वो ही हमारे सबसे बड़ी शक्ति होती है और इसी आदर्श को विशेष महत्व भी यहाँ पर दिया गया है। तो भाई जैसे कि क्रिकेट टीम में केवल एक खिलाड़ी मैच नहीं जीता सकता, जब पूरी टीम मिलकर खेलती है तभी जीत मिलती है, तो उसी तरीके से पूरा देश भी तभी मजबूत बनता है जब सभी लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है युवाओं के लिए प्रेरणा को लेकर। तो भाई इस एकांकी का एक महत्वपूर्ण संदेश युवाओं के लिए भी है। तो लेखक चाहता है कि युवा केवल अपने बारे में ना सोचे बल्कि अपने देश के बारे में कुछ करने का लक्ष्य भी रखे। तो उन्हें साहसी, आत्म अनुशासित, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए और यही युवा आगे चलकर हमारे देश का भविष्य भी बनता है। तो अगर आज का युवा मेहनत से पढ़ाई करे, ईमानदारी से काम करे और देश के नियमों का पालन करे तो भविष्य में वही देश नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो इसीलिए लेखक युवाओं को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी देता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने मानव प्रेम एकांकी में व्यक्त राष्ट्र प्रेम को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, ये एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो भाई इसी तरीके से आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आंसर नंबर 7। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे सप्रसंग व्याख्या करने के लिए बोला गया है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 प्रसंग दे दिए गए हैं, इनकी हमें व्याख्या करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा कि ये जो आपके पैराग्राफ है ये कभी भी सेम नहीं आते। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप केवल इस आंसर का फॉर्मेट समझे। तो आप इस आंसर को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर आप इसको छोड़ोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं इस आंसर में आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बताऊंगा कि आपको आंसर लिखना कैसा है। तो फिर आपसे चाहे किसी भी तरीके का कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाए तो आप उसका आंसर इजीली लिख पाओगे। तो चलिए इस आंसर का फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा आंसर है इसको आपको 3 स्टेज में लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी होती है और उसके बाद आपको भावार्थ लिखना होता है। तो इनमें लिखना कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रसंग की, तो प्रसंग में आपको क्या करना है, प्रसंग में आपको लिखना है कि ये जो पंक्ति है, जैसे कि हमें ये वाली पंक्ति दी गई है, तो ये पंक्ति हमारी किस रचना से ली गई है ये हमें बतानी है। उस रचना का हमें नाम लिखना है। इसी के साथ साथ हमें बताना है कि ये जो बात है, ये जो संवाद है, ये जो गद्यांश है, ये किसने किससे कहा है। अगर यहाँ पर कोई संवाद हो रहा है तो हमें बताना है कि ये जो बात है वो किस परिस्थिति में कहा गई है। तो जैसे कि आप देखिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। यहाँ पर हमें ये रचना दी गई है और इसका हमने प्रसंग लिखा कि ये कथन मानव प्रेम एकांकी से लिया गया है और ये जो संवाद है नायक द्वारा नायिका से कहा गया है। तो इसी तरीके से आपको भी एक प्रसंग लिख देना है। तो प्रसंग लिखने के बाद आप लिखेंगे व्याख्या। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्योंकि अंक आपको यहीं से मिलते हैं, मार्क्स आपको यहीं से मिलते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि व्याख्या में आखिर लिखे क्या। तो ऐसा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, व्याख्या में आपको बहुत ही सिंपल ही लिखना होता है। तो अब आपको जो भी ये पंक्ति दी गई है, जैसे कि हमें ये वाली पंक्ति दी गई है, तो इस पंक्ति को जो अर्थ है वो हमें अपने शब्दों में समझाना होता है। यानी कि इस कथन में जो नायक है या जो लेखक है वो आखिर कहना क्या चाहता है वो हमें बहुत ही सरल शब्दों में बता देना है। तो हर पंक्ति का आसान भाषा में मतलब बताना है, लेखक क्या कहना चाहता है ये हमें स्पष्ट करना है। तो अगर उसमें
कोई उपमा या किसी भी तरीके का प्रतीक है तो उसका हमें अर्थ भी बताना होता है। जैसे कि हमारा जुबान वाला जो हमने आंसर देखा था ना, तो यहाँ पे जुबान जो था उसका मतलब वाणी से था। तो इसी तरीके से अगर कोई प्रतीक आपकी पंक्ति में है तो उसका अर्थ भी आपको स्पष्ट कर देना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है कि इस कथन में नायक अपनी विनम्रता और आत्मसम्मान को व्यक्त करता है। वो कहता है कि वह एक साधारण किसान का पुत्र है। तो भाई आपको सिंपल वर्ड्स में ये जो हमारा पैराग्राफ है, जो भी गद्यांश या पद्यांश आपको दे दिया जाए, उसको आपको अपनी भाषा में लॉन्ग एक्सप्लेन कर देना है। तो इतना लिखने के साथ ही आपकी जो व्याख्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने आंसर के एंड में लिखोगे भावार्थ को लेकर। तो भावार्थ में क्या करना होता है, भावार्थ को आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, इसमें आपको 2 से 3 पंक्ति लिखनी होती है और इन्हीं पंक्ति में पूरी जो पद्यांश है, पूरी जो गद्यांश है, उसका मुख्य संदेश लिखना है। यानी कि लेखक हमें यहाँ पर क्या शिक्षा देना चाहता है वो आपका लिखना होता है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि मनुष्य को अपने सामाजिक स्तर का ज्ञान होता है, इसीलिए वो मर्यादा और आत्मसम्मान का पालन करता है। तो यहाँ पर लेखक हमें यही ज्ञान देना चाहता था, इसलिए हमने यही लिखा। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के साथ ही आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इसी फॉर्मेट में लिखते हो तो आपसे किसी भी तरीके का पैराग्राफ पूछ लिया जाए, आप इसका आंसर करेक्ट लिख दोगे। तो एक और उदाहरण हम इसका देख लेते हैं। जैसे कि हमें दूसरा पद्यांश दिया गया है, इसमें भी हमने सबसे पहले प्रसंग लिखा, जिसमें हमने लिखा कि ये जो संस्मरण है ये किस रचना से लिखा गया और इसमें किसको किसने किससे क्या कहा ये हमने बता दिया। तो प्रसंग हमने लिख लिया, उसके बाद हमने व्याख्या कर दी। व्याख्या में हमने क्या किया, व्याख्या में हमने उसी पॉइंट्स को, उसी पैराग्राफ को बहुत ही सरल भाषा में बता दिया कि लेखक इसमें ये बताना चाहता है, लेखक ये कहना चाहता है, उसको ही हमने अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दिया। व्याख्या लिखने के बाद हमने भावार्थ लिख दिया, जिसमें कि हमने पूरी भावना का, पूरे जो हमारा पंक्ति थी उसका संदेश लिख दिया। तो इतना लिखने के साथ ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आंसर नंबर 8। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना आंसर लिखना है, फिर चाहे आपसे कोई भी पैराग्राफ पूछ लिया जाए उसका आंसर आप इजीली लिख लोगे। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में हमें टिप्पणी लिखने को दी गई है। तो यहाँ पर हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं जिन पर की हमें टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर हमें व्यंग, रेखाचित्र और एकांक, तो इन तीनों पर टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए एक एक कर इन पर टिप्पणियां हम लिख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो व्यंग है वो आखिर होता क्या है। तो भाई व्यंग का मतलब किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। व्यंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है समाज की जो गलतियां हैं उनको लोगों के सामने लाना, ताकि लोग अपनी आदतों में सुधार ला सके। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लेखक होता है वो हंसी मजाक और कटाक्ष की सहायता से समाज की जो बुराइयां हैं उनको जनता के समाज में रखता है। तो यही हमारा व्यंग होता है। अगर हम बात करें व्यंग के स्वरूप के बारे में, तो भाई व्यंग में लेखक जो होता है वो किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति की गलत बातों को सीधे तरीके से नहीं कहता। तो वो एक ऐसी भाषा का उपयोग करता है जिससे कि पढ़ने वाला पहले तो मुस्कुराएगा, फिर बाद में वो सोच में पड़ जाएगा कि वास्तव में ये जो बात है ये सही है। तो व्यंग का निशाना व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी जो गलत आदत, जो प्रवृत्ति होती है वो होती है। जैसे कि आप मान लीजिएगा कोई व्यक्ति हमेशा बिना वजह मोबाइल चलाता रहता है, तो अगर कोई लेखक लिखे कि आजकल लोगों की सबसे अच्छी दोस्ती किताब नहीं बल्कि मोबाइल बन गया है, तो ये हमारा एक व्यंग होगा। तो इस बात पर हंसी भी आएगी और लोग अपनी आदत के बारे में सोचेंगे भी। अगर हम बात करें व्यंग के उद्देश्य के बारे में, तो भाई व्यंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लोगों को सुधारना। तो लेखक भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, पाखंड, दिखावे, इन सभी पर व्यंग करता है ताकि लोग समझ सके कि वे गलती आखिर कर कहाँ रहे हैं। तो इसीलिए व्यंग केवल मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि वो हमारे समाज को जागरूक भी बनाता है। तो जैसे कि आप देखिए, अगर कोई अधिकारी रिश्वत ले रहा हो और लेखक उस पर मजेदार लेकिन सच्ची बात लिख दे तो लोग हंसेंगे भी और भ्रष्टाचार के बारे में सोचेंगे भी। तो यही व्यंग का असली उद्देश्य है और यही हमारे समाज सुधार का एक प्रभावी माध्यम है। तो भाई व्यंग की कुछ विशेषताएं भी होती है। जैसे कि आप देखें, व्यंग की जो सबसे बड़ी विशेषता वो होती है वो ये होती है कि इसमें हास्य और कटाक्ष दोनों का मेल हमें देखने को मिलता है। यानी कि लेखक यहाँ पर ऐसी भाषा का यूज करेगा कि पढ़ने वाला हंसेगा भी और अपनी गलतियों पर सोचने के लिए मजबूर भी हो जाएगा। तो व्यंग हमेशा सच्चाई पर आधारित होता है और समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको हमारे सामने रखता है। तो इसकी जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, बहुत ही प्रभावशाली होती है और बहुत ही चुटीली होती है। जैसे कि आप मान लीजिएगा कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर केवल दिखावा करता है, तो अगर लेखक लिखे कि आजकल लोग खुश कम और खुश दिखने की कोशिश ज्यादा करते हैं, तो ये सुनने में मजेदार लगता है लेकिन इसके पीछे समाज की एक सच्चाई छिपी होती है। तो यही हमारे व्यंग की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट, अगर हम व्यंग के साहित्य में महत्व को देखें, तो भाई
ये हमारी समाज की कमियों को लोगों के सामने लाकर रास्ते का रास्ता दिखाता है, सुधार का जो रास्ता वो दिखाता है। तो कई बार लोग सीधी बात नहीं मानते, लेकिन वही बात अगर हंसी और कटाक्ष के साथ कह दी जाए तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो इसी वजह से जो व्यंग्य है वो हमारे समाज के जागरूक प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि ये सामाजिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाई जैसे कि डॉक्टर कड़वी दवा देकर बीमारी ठीक करता है, उसी तरीके से व्यंग्यकार हंसी के माध्यम से समाज की बुराइयों का इलाज करने की कोशिश करता है। इसीलिए व्यंग्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज सुधार का भी माध्यम है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका आता है प्रमुख व्यंग्यकार को लेकर। तो भाई हिंदी साहित्य में कई व्यंग्यकार हुए हैं, जैसे कि आप देखें हरिशंकर परसाई है, शरद जोशी है, श्रीलाल शुक्ल है। तो इन सभी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज, राजनीति, भ्रष्टाचार इन सभी पर तीखा व्यंग्य किया है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वे आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वर्तमान समय में व्यंग्य की प्रासंगिकता को लेकर। तो भाई आज के समय में भी व्यंग्य पहले की तरह ही जरूरी है। तो आज भी आप देखें समाज में भ्रष्टाचार, दिखावा, असमानता, सामाजिक समस्या ये सभी है। तो व्यंग्य इन्हीं समस्याओं को लोगों के सामने लाता है और उन्हें जागरूक करता है। तो इसीलिए आज भी व्यंग्य का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गया है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने व्यंग्य पर टिप्पणी करी। इसके बाद आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेखा चित्र पर टिप्पणी। तो अब हम समझ लेते हैं कि रेखा चित्र क्या होता है। तो भाई रेखा चित्र हमारी एक ऐसी विधा होती है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या घटना को बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसके मन में उसी घटना की चित्र बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं रेखा चित्र। तो अगर हम बात करें रेखा चित्र के स्वरूप के बारे में, तो भाई रेखा चित्र में जो लेखक होता है वो बहुत ही कम शब्दों का यूज करता है, लेकिन जो ये कम शब्द हो गए उनमें ही किसी व्यक्ति या किसी विषय की पूरी जो पहचान है वो हमारे सामने आ जाती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव केवल जानकारी देना नहीं बल्कि पाठक को ऐसा महसूस कराना होता है कि वो किसी व्यक्ति या घटना को अपनी आंखों से देख रहा है। जैसे कि आप मान लीजिएगा आपका कोई दोस्त कहे कि हमारे स्कूल के चौकीदार अंकल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सभी बच्चों की मदद करते हैं और हर सुबह सबसे पहले स्कूल पहुंचते हैं। तो इतनी सी बात सुनकर ही आपके मन में उस व्यक्ति की एक तस्वीर बन जाती है। तो यही हमारे रेखा चित्र का स्वरूप है। अगर हम बात करें इसकी विशेषता के बारे में, तो भाई ये हमारा छोटा होता है लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो इसमें सच्चाई, आत्मीयता और जीवंतता होती है। तो लेखक जो होता है वो छोटी छोटी बातों के माध्यम से ही किसी व्यक्ति के पूरे स्वभाव और व्यक्तित्व को सामने ला लेता है। इसी के साथ साथ इसकी जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल और चित्रात्मक होती है। जैसे कि आप देखें लेखक किसी दादी के बारे में लिखे कि उनके चेहरों पर झुर्रियां थी लेकिन हर समय मुस्कान रहती थी और वे सभी बच्चों को प्यार से कहानियां सुनाती थी। तो बिना फोटो देखे भी हमारे मन में दादी की तस्वीर बन जाती है। तो यही हमारे रेखा चित्र की एक खूबी भी है। अगर हम बात करें रेखा चित्र की विषय वस्तु के बारे में, तो भाई रेखा चित्र का विषय कोई भी हो सकता है, यानी कि ये किसी व्यक्ति पर भी, किसी पशु पर भी, किसी वस्तु पर, किसी पर भी लिखा जा सकता है। तो लेखक अपने अनुभव और गहरी समझ के आधार पर उसका एक ऐसा वर्णन करता है कि वो बल्कि खुद वास्तविक लगता है। तो इसी वजह से रेखा चित्र पढ़ते समय हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम उसी व्यक्ति या घटना को अपने सामने देख रहे हो। जैसे कि आप देखें, अगर लेखक अपने गांव के पुराने बरगद के पेड़ का वर्णन करे और बताए कि उसकी छाया में बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग बैठते थे और यात्री आराम करते थे, तो वे हमारा भी एक सुंदर रेखा चित्र भी बन जाता है। तो इससे जो रचना है वो विश्वसनीय भी बनती है। अगर हम बात करें रेखा चित्र की भाषा शैली की, तो इसकी जो भाषा रहेगी वो बहुत ही सरल, सहज और चित्रात्मक रहेगी। यानी कि लेखक यहाँ पर कठिन शब्दों का यूज नहीं करता, वो ऐसे शब्द लेता है कि पढ़ने वाले के मन में तुरंत उस व्यक्ति की तस्वीर बन जाए। तो इसमें किसी भी तरीके की अनावश्यक बातें नहीं होती बल्कि हर शब्द का अपना अपना महत्व होता है। जैसे कि अगर कोई लेखक केवल इतना लिखे कि उनकी आंखों में दया थी, चेहरे पर मुस्कान थी और हर मिलने वाले का वे प्यार से स्वागत करते थे, तो बिना फोटो देखे भी हमारे मन में उस व्यक्ति की छवि बन जाती है। तो यही एक अच्छी भाषा शैली की पहचान भी है। तो इससे जो वर्णन है वो प्रभावशाली भी बन जाता है। अगर हम साहित्य में रेखा चित्र के महत्व के बारे में बात करें, तो रेखा चित्र हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि इसके माध्यम से लेखक किसी व्यक्ति या समाज का वास्तविक रूप हमारे सामने लाता है। तो ये हमें लोगों के स्वभाव, जीवन और समाज को समझने में मदद करता है। इसी के साथ साथ पाठकों की जो संवेदनशीलता है और कल्पना शक्ति है उसको भी ये बढ़ाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम महादेवी वर्मा के रेखा चित्र पढ़ते हैं तो वे पात्र केवल शब्द ही नहीं लगते
बल्कि जीवित व्यक्ति जैसे महसूस होते हैं। तो यही हमारे रेखा चित्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो भाई कुछ प्रमुख रेखा चित्रकार भी हुए हमारे, जैसे कि आप देखें महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। तो इन सभी ने अपने रेखा चित्रों में मानवीय संवेदनाओं और वास्तविक जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने रेखा चित्र पर टिप्पणी करी। इसके बाद आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एकांकी पर टिप्पणी। तो अब हम समझ लेते हैं कि एकांकी क्या होती है। तो भाई जो हमारा सामान्य नाटक होता है उसमें कई अंक यानी कि कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा एकांकी होता है उसमें एक ही पार्ट्स होता है, यानी कि एक ही पार्ट्स में पूरी कहानी को बता दिया जाता है। तो इसी कारण से इसे 1+ अंक एकांकी कहा जाता है। तो कम समय में एक महत्वपूर्ण घटना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना ही हमारे एकांकी का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ये तो हमने समझा एकांकी क्या होती है। अगर हम बात करें एकांकी के स्वरूप के बारे में, तो भाई एकांकी में केवल एक ही मुख्य घटना होती है। तो यहाँ पर जो कहानी होती है वो लंबी नहीं होती, बल्कि सीधे मुख्य विषय पर आती। तो पात्रों की संख्या भी यहाँ पर कम होगी और घटनाएं तेजी से आगे बढ़ेगी। तो इसी वजह से एकांकी पढ़ने और देखने में रोचक लगती है। तो भाई जैसे कि आप मान लीजिएगा स्कूल में स्वच्छता अभियान पर 10 मिनट का एक छोटा नाटक दिखाया जाता है, तो उसमें केवल एक समस्या, कुछ पात्र और अंत में एक संदेश दिया जाता है। तो ये हमारी एकांकी का एक अच्छा उदाहरण है। अगर हम बात करें एकांकी की विशेषताओं के बारे में, तो भाई सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसमें कोई भी अनावश्यक घटनाएं नहीं होती, यानी कि हर दृश्य और हर संवाद एक मुख्य विषय से जुड़ा होता है। तो कम समय पर यह दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। जैसे कि किसी फिल्म का ट्रेलर बहुत कम समय में पूरी कहानी की झलक दे देता है, उसी तरीके से एकांकी भी कम समय में एक बड़ा संदेश दे देती है। अगर हम बात करें एकांकी के उद्देश्य को लेकर, तो भाई एकांकी का मुख्य उद्देश्य होता है किसी एक विचार, समस्या या संदेश को कम समय में प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाना। तो इसके माध्यम से लेखक सामाजिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय विषयों को सरल भाषा में समझाते हैं। तो एकांकी पढ़ने या देखने के बाद दर्शकों को कोई ना कोई अच्छी सीख जरूर मिलती है। जैसे कि आप मान लीजिएगा स्कूल में जल बचाओ विषय पर 10 मिनट की एक एकांकी प्रस्तुत की जाती है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि ये लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करना भी होता है। तो यही एकांकी का एक असली उद्देश्य है। अगर हम बात करें एकांकी की भाषा शैली के बारे में, तो इसकी जो भाषा होगी वो बहुत ही सरल, स्वाभाविक और संवाद प्रधान होगी। तो पात्र जिस वास्तविक जीवन में बात करते हैं उसी प्रकार उनके संवाद लिखे जाते हैं, और संवाद जो होंगे वे छोटे होंगे और स्पष्ट होंगे। तो यही कारण है कि दर्शक कहानी को आसानी से समझ लेते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर दो दोस्त किसी समस्या पर सामान्य भाषा में बात कर रहे हो, तो सुनने वालों को उनकी बात आसानी से समझ आती है। तो ठीक इसी तरीके से एकांकी के संवाद भी सरल और स्वाभाविक होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है रंगमंच महत्व को लेकर। तो भाई एकांकी मंच पर प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक तो कम पात्र होंगे, ऊपर से समय भी कम लगेगा और मंच समझाने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होती। तो इसी वजह से विद्यालयों, महाविद्यालयों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, इनमें एकांकी का मंचन सबसे अधिक दिया जाता है। जैसे कि आप देखिए, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर स्कूल में जो 10 से 15 मिनट के छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं वे अधिकतर हमारे एकांकी होते हैं। अगर हम कुछ एकांकीकार के बारे में बात करें, तो भाई डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, तो ये हमारे कुछ ऐसे एकांकी लेखक हैं जिन्होंने हिंदी एकांकी को समृद्ध बनाया और इसे साहित्य की महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित किया। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने एकांकी पर टिप्पणी लिखी। इसके बाद आपके आंसर के एंड में एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आपको ऐड कर देना है, जिसके साथ ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आंसर नंबर 9। तो इसी के साथ ही हमारे जो 9 क्वेश्चन विद आंसर थे हिंदी गद्य, उद्भव और विकास, हिंदी बी के, ये कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप ये 9 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, तो आपका एग्जाम एकदम परफेक्ट जाएगा। तो यही थे हमारे हिंदी गद्य, उद्भव और विकास, हिंदी खैर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।